वेलकम टू एसएससीआर। स्टैटिक जीके की आपकी 1 शॉट रहने वाली है। बट इसमें एक चेंज है। चेंज ये है कि ये वो पुरानी तरीके से नहीं है जिसमें आपको पता है कि इतने सारे स्टेट के आप फोक डांस याद कर लो, वो फेस्टिवल याद कर लो। इतना पॉसिबल भी नहीं है नेचुरली कि हम इतना ज़्यादा कंटेंट मतलब याद रख सकें। और अब एग्ज़ाम भी नज़दीक है तो हम याद रख भी नहीं सकते। तो इसमें मैंने क्या किया कि जो अभी आपका रिसेंट में सीजीएल का एग्ज़ाम हुआ है, तो उसके मैंने क्वेश्चन इसमें लेकर आया हूँ मैं। और उसको हम बेहतरीन एक्सप्लेनेशन के साथ में देखेंगे। ये क्लास जो आपकी कम्प्लीटली मतलब बाइलिंगुअल रहने वाली है। कोई भी आप टेंशन ना ले कि यार हिंदी में होगा इंग्लिश में होगा, मतलब दोनों है साथ में, आपको चिंता नहीं करनी है। ज़्यादा मैं आपका समय लूँगा नहीं। एंड बेहतरीन कंटेंट है क्योंकि आपको पता है कि ज़्यादातर चीज़ें रिपीट होती है, चाहे आपकी टीसीएस हो या एडुकेट हो। चीज़ें रिपीट होती हैं। आपने सीटीएस के एग्जाम में भी देखा होगा कि क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो मैं आपके सीजीएल के क्वेश्चन लेके आया हूँ। इसमें एकदम जेन्युइन क्वेश्चन है, आप मैच भी कर सकते हैं अगर आपको पता हो तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स अन्नामाचार्य's कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंडियन डिवोशनल म्यूजिक। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अन्नामाचार्य के भारतीय भक्ति संगीत में योगदान का सबसे उपयुक्त वर्णन करता है। तो ये आपके कोई एक संत थे अन्नामाचार्य, मतलब जो एक आप कह सकते हो कि राइटर भी थे यानी कवि भी थे, एक तरीके पोइट भी थे। तो इनका योगदान क्या है रचनाओं अनुष्ठानों पर संस्कृत भजनों की रचना करना, ये आपके चार ऑप्शन है। तो उसमें से जो आपका करेक्ट है वो ये वाला है कि भक्ति और समानता को बढ़ावा देने वाले 32,000 से अधिक गीत लिखे। रोट ओवर 32,000 सॉन्ग्स प्रोमोटिंग डिवोशन एंड इक्वलिटी। यानी कि आपको पता है समाज में, सोसाइटी में जो डिफरेंसेस होते हैं देखने को मिलते हैं, भेदभाव होता है कि ये ऊपर ये नीचे, मतलब जात वगैरह के नाम पे। एक तो वो, और एक जो भक्ति होती है देवताओं के लिए, उसको लेके इन्होंने 32,000 से अधिक गीत लगे। तो काफ़ी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है यहाँ से। पद कविता पितामह, फादर ऑफ तेलुगु पदम ट्रेडिशन। तेलुगु पद परंपरा के पितामह, आपको पता है कर्नाटक वाला जो एरिया है वहाँ पे तेलुगु भाषा बोली जाती है। तो वहाँ की जो कविता थे उनको उनको पितामह बोलते हैं। पितामह आपको पता है जो दादा होते हैं उनको बोलते हैं, यानी कि अपने यहाँ का दादा है, वो वाली बात है। तो काफ़ी एक इम्पोर्टेंट इनका पद माना जाता है, रोल माना जाता है आपका जो तेलुगु लिरिक्स, आपका जो ट्रेडिशन है उसमें। भगवान वेंकटेश्वर तिरुमला के महान संत कवि एवं भक्त, ग्रेट सेंट पोइट डिवोटेड टू लॉर्ड वेंकटेश्वरा। ये आपके दक्षिण भारत में काफ़ी पूजे जाने वाले आपके देवता हैं भगवान वेंकटेश्वर। उनके ये भक्त कवि थे। इनका जन्म 1408 में हुआ और मृत्यु जो है वो 1503 में होती है। कंपोज्ड अबाउट 30,000 संकीर्तन्स, आउट ऑफ विच 12,000 आर अवेलेबल टुडे। लगभग 32,000 संकीर्तन इन्होंने रचे जिनमें से 12,000 अभी उपलब्ध है। यानी कि लगभग 20,000 के आसपास अभी उपलब्ध नहीं है, कहीं कहीं आपको पता है कि नष्ट भी हो जाते हैं, लुप्त भी हो जाते हैं, मतलब गायब हो जाते हैं। लेकिन 12,000 जो आज भी आपका प्रेजेंट है, मतलब उपलब्ध है। सपोर्टेड बाय द रूलर्स ऑफ द विजयनगर एम्पायर। विजयनगर के जो साम्राज्य के शासक थे उन्होंने इनको मतलब संरक्षण प्रदान किया। ये उनके दरबार में भी मतलब रहा करते थे। ये आपको पता है कर्नाटक साम्राज्य, इसके बारे में अभी आगे देखेंगे हम। भक्ति, नैतिकता, सामाजिक संदेश और वेंकटेश्वर की उपासना। भक्ति, एथिक्स, सोशल मैसेज, डिवोशन टू वेंकटेश्वरा। नैतिकता आपको बताया जो जीवन में आपकी अच्छी चीज़ें होती है कि बड़ों का आदर करना चाहिए, हर व्यक्ति से प्रेम से बात करो, किसी के प्रति मतलब नफरत मत रखो, हेटफुलनेस मत रखो। तो ये कुछ इनके आप कह सकते हैं कि इनके मैसेजेस थे। वैसे मैसेजेस से मेरे को याद है, आपको पता है कि एमएसजी याद है आपको, बाबा राम रहीम काफ़ी एक बार पॉपुलर हुए थे। वो पता नहीं कौन कौन सी तो वो मूवीज़ बनाते थे। छोड़िए, आप चलते आगे। उनकी रचनाएं ताम्रपत्रों पर उकेरी गई और तिरुमला मंदिर में संरक्षित है। हिज compositions were engraved on copper plates and preserved in तिरुमला टेम्पल। तो वहाँ पे ये आज भी है, प्रिजर्व की गई है वहाँ पे ये। बात करते हैं हमारे जो विजयनगर साम्राज्य के जो शासक थे, उन्होंने इनको मतलब प्रोटेक्शन दिया विजयनगर। तो विजयनगर जो साम्राज्य है आपका, इसकी स्थापना आपको पता है कि 1336 में दो ब्रदर्स मिलकर करते हैं, हरियर और बुक्का, हरियर एंड बुक्का। ये आपको पता है। उस समय आपको पता हो, अगर पूछ ले कि इस समय दिल्ली सल्तनत में मतलब कौन था शासक, तो वो मोहम्मद बिन तुगलक था। इस समय एमबीटी के टाइम पे किया गया था ये, एमबीटी के समय, मोहम्मद बिन तुगलक के समय। फिर आपको पता है विजयनगर में चार इंपॉर्टेंट आपके जो डायनेस्टीज आप कह सकते हैं, जो वंश जिन्होंने रूल किया, वो आपके फर्स्ट तो आपको पता है कि संगम वंश, जिसमें से ये हरिवर बुक्का भी आते थे। सेकेंड आपका आता है सुलु वंश, सुलु, जिसे सुलु भी बोलते हैं। और थर्ड आपका तुलवा वंश, तुलु यानी तुलवा डायनेस्टी, इसमें आपको पता है कि कृष्णदेव राय इसी में थे। और अंतिम जो है वो आपका अराविदु है। ये आपके चार वंश थे। विजयनगर के जो शासक थे, यहाँ के शासक मतलब जो किंग थे यहाँ के, उनको मतलब नरपति बोलते थे, नरपति, नरपति यानी मनुष्यों के स्वामी। एंड इनको आपको पता है कि राय, ये टाइटल रखते थे राय का, इन्हें राय भी बोलते थे विजयनगर के जो किंग होते थे। सबसे आपका जो इम्पोर्टेंट किंग है विजयनगर साम्राज्य के, वो कृष्णदेव राय हैं। जो आपका जो तुलवा डायनेस्टी है उसके शासक थे कृष्णदेव राय। इनका जो पीरियड रहा
वो आपका 1509 से 29 तक रहा। बाबर ने अपनी जो आत्मकथा है तो जो कि बाबरी, उसमें इन्हें भारत का मतलब सबसे पावरफुल किंग भी बताया कि ये इंडिया के मतलब मोस्ट पावरफुल किंग थे उस टाइम पे। इन्होंने आपको बताया कि अपनी माँ के नाम पे एक सिटी बसाई, नगलापुरम। इनकी माँ का नाम शायद नगला देवी ऐसे कुछ करके था। कृष्णदेव राय, इनके दरबार में आपको बताया कि अष्टप्रधान भी रहते थे। इन्होंने खुद, कृष्णदेव राय ने अमुक्त माल्याद करके एक पुस्तक लिखी, अमुक्त माल्याद करके, तेलुगु में। तेलुगु यहाँ की आपको बताया कि भाषा थी, आप इसको राजभाषा भी बोल सकते हो, काफ़ी यहाँ प्रोटेक्शन था। विजयनगर ये जो नाम है साम्राज्य का, ये तो बाद के जो हिस्टोरियंस थे यानी इतिहासकार उन्होंने दिया। इससे पहले उस समय इसको कर्नाटक साम्राज्य के नाम से भी बोलते थे, कर्नाटक साम्राज्य, कर्नाटक साम्राज्य, ये इसको पहले बोलते थे। एंड इन्होंने उषा परिणय करके भी एक पुस्तक लिखी है, कृष्णदेव राय ने आपका, उषा परिणय। इनके दरबार में जो अष्ट प्रधान थे उनमें से आपको बताया कि तेनालीरामा करके आपने नाम सुना होगा, जिनको रामकृष्ण, तेनाली रामकृष्ण, जिनका नाम था तेनाली रामकृष्ण, उन्होंने भी, वो इनके अष्टप्रधान में आते थे, उन्होंने भी एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था पांडुरंग महात्म्य, पांडुरंग महात्म्य, ये इन्होंने लिखी महात्म्य। एंड आपकी जो विजयनगर डायनेस्टी है, इसका जो आप कह सकते हो कि काफ़ी जो हानि नुकसान या पतन का जो प्रारंभिक कारण था, जो स्टार्टिंग थी, वो 1565 में युद्ध होता है, ये तालीकोटा या राक्षस तांगड़ी का युद्ध भी बोलते हैं, तालीकोटा या राक्षस तांगड़ी का युद्ध, जिसमें ये आपके जो बहमनी सल्तनतें थी ये एक हो जाती हैं और विजयनगर पे हमला बोलती है, राक्षस तांगड़ी का युद्ध होता है जिसमें हार जाते हैं। इस समय सेनापति जो है वो रामराय था, उसने नेतृत्व किया था, रामराय ने नेतृत्व किया, जो सेनापति था रामराय, वो विजयनगर की ओर से। एंड विजयनगर ये वॉर हार जाता है और फिर सिटी को काफ़ी मतलब लूटा जाता है। एंड उसके बाद जो अराविदु वंश वाले हैं वो राजधानी को ट्रांसफर करके फिर राज करते हैं। तो आपका आज का जो आपका विजयनगर है वो कर्नाटक में हम्पी है, वो इसकी राजधानी मानी जाती है। एंड ये जो आप देखते हो ना कि ये नरपति क्यों बोला जाता है, अगर आप उस समय, अगर आप आज की, अब आप इंडिया का मैप देखोगे, एक सेकेंड मैं बनाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे शॉर्ट में, तो यहाँ पे आपको पता है कर्नाटक है यहाँ पे, तो यहाँ पे विजयनगर वाले थे, ये जो आपके हैं नरपति, इनको बोलते थे नरपति, यानी कि मनुष्यों के स्वामी। एंड फिर यहाँ पे आपको पता है कि जो बहमनी सल्तनत वगैरह थी, बहमनी, बहमनी जो थे उनको, ये आपको पता है मुस्लिम शासक थे, इनको बोलते थे अशुपति, यानी कि जो घोड़ों के स्वामी होते हैं। और फिर आपको बताया कि यहाँ पे आपका उड़ीसा है, तो उड़ीसा के जो शासक थे उनको बोला जाता था गजपति, यानी हाथियों के स्वामी, गजपति, यानी। एंड इसका मतलब समझिए आपकी, यहाँ पे अश्व काफ़ी मात्रा में थे, आपके जो हॉर्स हैं उनको अश्व बोलते हैं, घोड़े, तो वो, और यहाँ पे आपको बताया जो आपके हाथी थे वो उड़ीसा में काफ़ी मात्रा में थे। एलिफेंट, यानी कि ऑनर ऑफ एलिफेंट्स, ऐसा करके, यानी हाथियों के स्वामी, ये उड़ीसा वाले। और भी बहुत काफ़ी आपकी जानकारी है विजयनगर के बारे में जो हम आगे देखेंगे अगर कोई अच्छा सा प्रश्न हमको मिलता है। फिर आता है आपका, ये प्रश्न आया था आपका कि फिल इन द ब्लैंक्स, एट द 1960 रोम ओलंपिक्स मिल्खा सिंह सेट एन इंडियन रिकॉर्ड बाय फिनिशिंग फोर्थ इन द मैंस 400 मीटर्स विद ए टाइमिंग ऑफ, यहाँ आपको फिल करना है, ए रिकॉर्ड दैट स्टूड अंटिल 1984, यानी कि 1960 यानी 1960 का जो आपका रोम ओलंपिक था उसमें मिल्खा सिंह ने 400 मीटर का एक रिकॉर्ड बनाया था जो नेशनल रिकॉर्ड था इंडिया में, और ये रिकॉर्ड आपका 1984 तक कायम रहा, उस समय तक, देख रहे हो आप, 1960 में बनाया। तो आपको पता है मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिंह भी बोलते हैं, फ्लाइंग सिंह, फ्लाइंग सिंह ये भी बोलते हैं। एंड इन्होंने जो रिकॉर्ड बनाया था वो था आपका 45.6 सेकेंड का। शुरुआत में मिल्खा सिंह लीड में थे, यानी आगे थे, लेकिन फिर अंत में जाते जाते थोड़ा, कहते हैं कि कई बार तो आपने देखा होगा कि उन्होंने पीछे देखा, जो भी हो, लेकिन फिर उन्होंने फोर्थ फिनिश किया, अगर थर्ड भी करते तो ब्रॉन्ज आपको मिल जाता, लेकिन फिर भी काफ़ी उत्कृष्ट प्रदर्शन था ये उस समय, मतलब एक्सलेंट परफॉर्मेंस था उस टाइम के अकॉर्डिंग। तो ये इनका रिकॉर्ड था 45.6 सेकेंड का, ध्यान रखना। इनके ऊपर आपको पता है कि एक बायोपिक भी बनी थी, जो आप, वो भाग मिल्खा भाग, मतलब मेरे को लगता है इंडिया की, जो आप कह सकते हो कि सबसे बेस्ट मूवीज़ में से एक है वो। अगर आप, वैसे तो आपने देखी होगी, अगर नहीं देखी है तो जरूर देखें जीवन में, अगर आपके जीवन में मोटिवेशन की अगर आपको कभी कमी लगे तो एक बार जरूर देखना, ये मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। Milkha Singh set a national record of 45.6 seconds in the 400-meter race at the 1960 Rome Olympics, where he finished fourth plus narrowly missing a medal. यानी कि 1960 के ओलंपिक में उन्होंने 45.6 सेकंड का नेशनल रिकॉर्ड बनाया और फोर्थ इन्होंने फिनिश किया, थोड़ी सी अंतर से वो पदक चूक गए। यह प्रदर्शन उस समय भारत का सर्वश्रेष्ठ ओलंपिक एथलेटिक्स प्रदर्शन था, इंडियाज बेस्ट ओलंपिक एथलेटिक्स परफॉर्मेंस ऑफ दैट एरा। ये मिल्खा सिंह ने काफ़ी अच्छा उसमें प्रदर्शन किया था।
अगला प्रश्न है, वेयर इज द डॉक्टर एस पी मुखर्जी स्विमिंग पूल स्टेडियम लोकेटेड? डॉक्टर एस पी मुखर्जी स्विमिंग स्टेडियम है कहाँ? एस पी मुखर्जी यानी श्यामा प्रसाद मुखर्जी। आपको पता है कि जो भाजपा से पहले जो पार्टी थी, जो जनसंघ वगैरह आपकी थी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, तो उसके जो जनक माने जाते हैं यही है जनसंघ के। एंड जो आपको पता है आज की भाजपा जो है वो जनसंघ का ही दूसरा रूप है। ये आप कह सकते हो कि जो राइट विंग आप बोलते हो जिसको, राइट विंग ना, लेफ्ट राइट विंग जो भी है आपकी, तो ये उसके आप इनको मान सकते हो। चंडीगढ़ में ही आप, नहीं चंडीगढ़ में तो नहीं है, नई दिल्ली में है ये आपका डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्विमिंग स्टेडियम। चंडीगढ़ में कहाँ, चंडीगढ़ में तो काफ़ी कुछ लेफ्ट राइट वाला होता है सीन, लेकिन नई दिल्ली में है आपका डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम, ध्यान रखना। इसके बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। लोकेशन इसकी जो है वो न्यू दिल्ली इंडिया की है। नेम्ड आफ्टर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ए प्रोमिनेंट इंडियन पॉलिटिशियन एंड फाउंडर ऑफ भारतीय जनसंघ। जनसंघ के आपके संस्थापक थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी। इनका इसका जो पर्पज़ है यानी कि इस स्टेडियम का, स्विमिंग स्टेडियम का, बिल्ड टू प्रमोट स्विमिंग एंड एक्वेटिक स्पोर्ट्स, सर्व एज ए वेन्यू फॉर नेशनल एंड इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स। तैराकी और जल क्रीड़ाओं को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए स्थल। ये जल क्रीड़ा आप देख रहे हो ना, नीचे स्विमिंग वगैरह, जिसमें आपको बताया प्राचीन ज़माने में अगर आपने देखे हैं जो हिस्ट्री वाले जो सीरियल होते हैं तो उसमें वो बोलते हैं ना, कभी तो कोई जो एक आपका किंग होता है वो बोलता है, कभी क्वीन बोलती है, आओ सखी जल क्रीड़ा करते हैं। फिर वो किंग वहाँ पे आपका क्रीड़ा कर रहा होता है, उसके आसपास बहुत सारी जो आप कह सकते हैं स्त्रियाँ वो भी जल क्रीड़ा कर रही होती हैं। मतलब ये पुराने ज़माने के आपके जिनने जो सीरियल देखे उनमें देखे होंगे। ये उसमें आपको इविल तरीके से भी दिखाया गया था कि देखो ये कितना मतलब बेकार है, किंग है आपका, लस्टफुल है ये। तो फिर आगे चलते हैं, इसकी जो फैसिलिटीज़ है इंक्लूड्स ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल, डाइविंग पूल, मॉडर्न ट्रेनिंग फैसिलिटीज़, स्पेक्टेटर स्टैंड्स एंड लॉकर रूम्स। यानी कि यहाँ पे आपकी जो ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल होता है जहाँ ओलंपिक में आप देखते हो वो भी है यहाँ पे। एंड यहाँ पे जो दर्शकों के बैठने के लिए स्टैंड हैं वो भी है, और लॉकर रूम वगैरह, और जो मॉडर्न ट्रेनिंग फैसिलिटीज आपकी आज के समय की वो भी मिलती हैं। अगला आपका जो क्वेश्चन आया था वो ये था कि विच स्टेटमेंट एक्यूरेटली रिप्रेजेंट्स द कनेक्शन बिटवीन हर्ट ए हिस्ट्री बाय संदीप जौहर एंड द एडगर अवार्ड फॉर बेस्ट नॉवल? कौन सा कथन संदीप जौहर द्वारा लिखित हार्ट ए हिस्ट्री और सर्वश्रेष्ठ उपन्यास के लिए एडगर पुरस्कार के बीच संबंध को सटीक रूप से दर्शाता है? तो इसका आपका उत्तर यह था कि गैर काल्पनिक संस्मरण एडगर पुरस्कार के लिए नॉन फिक्शन मेमोयर एलिजिबल, इन एलिजिबल फॉर एडगर अवार्ड। यह जो आपका एडगर अवार्ड है ना, ये मिलता है फिक्शन के लिए, यानी आपकी जो कल्पना की जो कहानियाँ होती है ना, फिक्शन के लिए। लेकिन ये जो है आपका नॉन फिक्शन वाला है हार्ट हिस्ट्री, तो इसके लिए इसका ये संबंध है कि ये नहीं मिल सकता। बेसिकली इसने पूछा ये कि इसने एक बुक, मतलब एक बुक या आप नॉवल बोल सकते हो, वो दे दिया, और फिर इसने बोला कि एडगर पुरस्कार एक पुरस्कार है, इन दोनों के बीच क्या संबंध है? तो एडगर पुरस्कार है ना वो फिक्स मतलब फिक्शन के लिए मिलता है, काल्पनिक कहानी को, लेकिन ये जो है वो नॉन फिक्शन में आती है, तो ये इसके लिए एलिजिबल नहीं है, मतलब इनएलिजिबल है। तो ये आपका डी वाला इसमें करेक्ट था। द बुक ट्रेसेस द जर्नी ऑफ ह्यूमन हार्ट both as an organ and symbol, exploring its biological, cultural and emotional significance। ये किताब मानव हृदय के सफ़र को बताती है, हृदय को एक अंग और प्रतीक दोनों के रूप में देखते हुए, और इसकी जैविक, सांस्कृतिक और भावनात्मक महत्व को उजागर करती है। अब बताया जो बोलते हैं कि पढ़िए अभी, द एडगर प्राइज इज प्रेस्टिजियस अवार्ड गिवन एनुअली फॉर आउटस्टैंडिंग वर्क्स इन द जेनर ऑफ क्राइम फिक्शन। ये पुरस्कार हर साल उत्कृष्ट अपराध कथा लेखन को मतलब उसके लिए दिया जाता है। ऑर्गेनाइज्ड बाय, इसका जो आयोजन है वो अमेरिका के जो मिस्ट्री राइटर्स ऑफ अमेरिका संगठन है वो इसे मतलब प्रदान करते हैं। इट इज़ अवॉर्डेड बाय द मिस्ट्री राइटर्स ऑफ अमेरिका। प्रारंभ यानी शुरुआत इसकी जो हुई थी वो 1946 में हुई थी, 1946 में हुई थी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द चिथिराई फेस्टिवल ऑफ मदुरई इज करेक्ट? मदुरई के चिथिराई महोत्सव के बारे में से कौन सा कथन सही है? ये आपका जो मदुरई है ये तमिलनाडु में, तमिलनाडु में। आपको पता है कि यहाँ संगम, जो तमिल संगम है वो यहाँ पे हुए थे। ये आपके जो पांड्या किंग थे उनकी ये कैपिटल भी थी, राजधानी भी थी। तो इसके बारे में जो कथन है वो पूछे गए, जो आपका चित्तेरी महोत्सव है वो तमिल मारकाजी में मनाया जाता है। भगवान कल्लजगर का स्वर्णिम घोड़े पे आगमन, लॉर्ड कल्लजगर अराइव्स ऑन ए गोल्डन हॉर्स। और ये उत्सव विशेष रूप से दिसंबर में आयोजित किया जाता है, एक्सक्लूसिवली इन दिसंबर। द फेस्टिवल एंड्स विद द गेम ऑफ बुल फाइट। तो इसमें से जो आपका करेक्ट है वो ये वाला है, भगवान कल्लजगर का स्वर्णिम घोड़े पे आगमन। अब इसके पीछे की थोड़ी कहानी समझ लेते हैं। द चित्तई फेस्टिवल इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस फेस्टिवल्स सेलिब्रेटेड इन मदुरई, तमिलनाडु। इट occurs ऑन इन द तमिल मंथ ऑफ चिथिरई, अप्रैल में, एंड लास्ट
for about 10 to 15 days. It celebrates the celestial wedding of goddess Meenakshi and Lord Sundareshwar, along with the famous Lord Kalajugar event. ये मदुरै का जो आपका चित्री महोत्सव है तमिलनाडु का एक प्रमुख त्यौहार है, काफ़ी फेमस है वहाँ पे ये तमिल महीने चित्री यानी अप्रैल महीने में मनाया जाता है, इसीलिए इसका नाम चित्री भी है। और लगभग 10 से 15 दिन तक चलता है ये। देवी मीनाक्षी आपको बताया, मीनाक्षी देवी मीनाक्षी का मंदिर भी है तमिलनाडु में, कन्याकुमारी में शायद मेरे हिसाब से। और भगवान सुंदरेश्वर की दिव्य शादी के साथ साथ भगवान कल्लाजर से जुड़ा एक प्रमुख आयोजन है, यानी कि हिंदुओं का आपका एक प्रमुख त्यौहार है ये। भगवान कल्लागर विष्णु के अवतार हैं। इस त्यौहार के दौरान वे अल्लाहगर हिल्स के मंदिर से निकलकर मदुरै की ओर आते हैं। ये यात्रा उनके आशीर्वाद देने का प्रतीक है, सिंबलाइज हिज विजिट टू गिव ब्लेसिंग टू द पीपल। काफ़ी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये। What is the term for a structured musical composition in हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक? हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में संरचित संगीत रचना के लिए क्या शब्द है? पहले तो हम देखते हैं कि हिंदुस्तानी और जो कर्नाटक वाला है उसमें अंतर क्या है, हिंदुस्तानी और कर्नाटक। तो जो सबसे आपका पूछा जाता है जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि ये नॉर्थ इंडिया का है, आपका नॉर्थ इंडिया, एंड ये जो आपका कर्नाटक म्यूजिक है ये साउथ इंडिया का है, साउथ इंडिया। ये आपका बेसिक इसमें डिफरेंस है। तो जो आपकी टर्म यूज़ की जाती है वो है बंदिश, इसके लिए बंदिश। A bandhish is a fixed melodic composition in Hindustani classical music which forms the base of a performance. It is set in specific राग एंड ताल। बंदिश एक निश्चित संगीत संरचना है जो किसी राग और ताल में स्थापित होती है और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में प्रस्तुति का आधार बनती है। राणा जी मुझको माफ़ करना, गलती मारे से हो गई। ये किस प्रकार का शास्त्रीय नृत्य संगीत है ये आप कमेंट में जरूर बताएं। Acts as the foundation for improvisation, alap, dance, etc. Maintains the structure of raga and tal, preserves the lyrical and emotional essence of the music. Improvise और प्रस्तुति का आधार बनती है, राग और ताल की संरचना बनाए रखती है और भावनात्मक अभिव्यक्ति को संरक्षित रखती है। यानी जो आप इमोशनल रूप से जो आप अभिव्यक्त करते हैं ना, जैसे आप रोते भी हैं, कई बार आप हंसते भी हैं, तो वो सारी चीज़ें जो है उसका कैसे व्यक्त करना होता है वो। जूडो से आपका ये क्वेश्चन आया था। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग बेल्ट रैंक्स एंड कंपटीशन एरिया इन जूडो। लाल और सफ़ेद बेल्ट 6वें डैन से 8वें डैन स्तर तक के जुडोकाओं से जुड़ी होती है। ए रेड एंड वाइट बेल्ट इज एसोसिएटेड विथ जुडोकाज फ्रॉम 6th डैन टू 8th डैन लेवल्स। आसपास के प्रतियोगिता क्षेत्रों के बीच कम से कम 1 मीटर का साझा सुरक्षा क्षेत्र बनाए रखा जाना चाहिए। ए शेयर्ड सेफ्टी जोन ऑफ एटलीस्ट 1 मीटर मस्ट बी मेंटेन्ड बिटवीन एडजॉइनिंग कंपटीशन एरियाज। तो इनमें से आपका करेक्ट कौन है, मतलब विच ऑफ द अबोव स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट, इनमें से कौन सा सही है। तो जूडो आपको बताया कि जापान का एक मार्शल आर्ट है, जापान का मार्शल आर्ट। इसके बारे में काफ़ी अभी प्रश्न पूछा जा रहा है, पता नहीं जो प्रश्न बनाने वाले भाई साहब हैं वो इसमें ब्लैक बेल्ट हैं या क्या है। काफ़ी उनका इंटरेस्ट लगता है मेरे को इसमें, जूडो से काफ़ी सवाल आ रहे हैं, काफ़ी पूछे जा रहे हैं आपका। जूडो जो है आपकी मॉडर्न मार्शल आर्ट है। 1882 में जिगोरो कानो ने, जो जापान में है, जिगोरो कानो, उन्होंने इसे इन्वेंट किया था, जिगोरो कानो ने। तो इसका जो आपका केवल एक कथन है वो सही है कि लाल और सफ़ेद बेल्ट 6वें डैन से 8वें डैन स्तर के जुडोकाओं से जुड़ी होती है। इसका जो सेफ्टी वाला जो जोन है वो 1 मीटर से ज़्यादा होता है। 1 मीटर मतलब वो 1 मीटर का नहीं, इससे ज़्यादा होता है, 2 मीटर का होता है वो। कंपटीशन एरिया इन जूडो, शियाईजू ऑफिशियल कंपटीशन एरिया। ये भी आपका एक क्वेश्चन अभी सीएचएसएल में आया था कि जो जूडो में जो ऑफिशियल कंपटीशन एरिया होता है उसे क्या बोलते हैं, तो ध्यान रखना सीआईजीओ से बोलते हैं, सीआईजीओ ये बोला जाता है। साइज जो होती है इसकी, स्टैंडर्ड साइज इज 8 मीटर इंटू 8 मीटर फॉर कंपटीशन सराउंडेड बाई ए 2 मीटर सेफ्टी जोन। मानक आकार जो है वो आपका 8 मीटर स्क्वायर है और सुरक्षा के लिए जो क्षेत्र होता है वो 2 मीटर सुरक्षा क्षेत्र का जो घिरा होता है। कॉन्टेस्ट आपका जो कॉन्टेस्ट का जो एरिया होता है वो 8 मीटर स्क्वायर का होता है एंड डेंजर जोन जो होता है वो 2 मीटर की सराउंडिंग होती है। रेफरीज कीप जुडोकाज विद इन कॉन्टेस्ट एरिया टू इंश्योर सेफ्टी। नियमित क्षेत्र में जुडोकाज को सुरक्षित रखने के लिए कि यहीं बेहतर रहो, बाहर मत जाओ, बाहर जाओगे तो फिर भूत आ जाएगा। बेल्ट रैंक्स इन जूडो, जूडो में बेल्ट रैंक। वाइट बेल्ट बिगिनर्स सिंबलाइज प्योरिटी एंड इनोसेंस। सफ़ेद बेल्ट शुरुआती शुद्धता और मासूमियत का प्रतीक, मासूमियत जो आप दिखाते हैं कभी कभी कुछ पाने के लिए। येलो बेल्ट बेसिक नॉलेज एंड प्रोग्रेस। पीली बेल्ट बुनियादी ज्ञान और प्रगति।
ऑरेंज आपकी जो बेल्ट है यानी कि जो डेवलपिंग स्किल्स, नारंगी बेल्ट जो है आपकी वो कौशल विकास के लिए, ग्रीन बेल्ट जो है वो इंटरमीडिएट लेवल आपका जो होता है, हरा बेल्ट यानी मध्यम स्तर का इंटरमीडिएट, ब्लू बेल्ट एडवांस्ड इंटरमीडिएट, नीला बेल्ट जो है उच्च मध्य स्तर का, ब्राउन बेल्ट हाई स्किल लेवल, प्रिपेयरिंग फॉर ब्लैक बेल्ट, भूरा बेल्ट उच्च कौशल स्तर ब्लैक बेल्ट की तैयारी, ब्लैक बेल्ट एक्सपर्ट मास्टरी ऑफ टेक्निक्स, काला बेल्ट यानी विशेषज्ञ तकनीकों में महारत, यानी कि जो आप कह सकते हो कि हाईएस्ट आप बोलते हैं वो ब्लैक बेल्ट होता है। बोलते हैं ना कि अरे भाई ये जूडो में ब्लैक बेल्ट है, इससे बच के रहना, तो वो ये होता है यानी इसका हाईएस्ट मास्टर। अगला प्रश्न जो आपका वो, खेलो इंडिया पैरा गेम्स का पहला आयोजन कहाँ हुआ, जिसमें नई दिल्ली के 3 स्थलों पर 7 खेल स्पर्धाओं का प्रदर्शन किया गया। तो दिसंबर 2023 में हुआ था ये नई दिल्ली में, ध्यान रखना। शोकेसिंग 7 स्पोर्टिंग डिसिप्लिन्स अक्रॉस 3 वेन्यूज इन न्यू दिल्ली। वो ये दिसंबर 2023 की बात है, उस समय हुआ था ये पहली खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन 10 से 17 दिसंबर 2023 को नई दिल्ली में हुआ। ये 3 अलग अलग स्थलों पे खेली गई, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, इंदिरा गांधी एरिना और डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज। यहाँ पे कुल लगभग 1350 पैरा एथलीट्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया, जिनमें देश के 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश यानी जो आपकी यूनियन टेरिटरीज हैं उनके प्लेयर्स थे। प्रतियोगिता यानी जो कंपटीशन थी उसमें जो खेल थे आपके उनकी संख्या 7 थी, यानी 7 प्रकार थे। एक तो पैरा एथलेटिक्स, पैरा शूटिंग यानी पैरा आर्चरी यानी जो तीरंदाजी होती है वो, पैरा वेट लिफ्ट आपकी जो वेट लिफ्टिंग, और पैरा बैडमिंटन, पैरा टेबल टेनिस और आपका जो फुटबॉल है सीपी फुटबॉल वो। प्रतियोगिता का संचालन पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया यानी पीसीआई, नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन और अन्य तकनीकी अधिकारियों द्वारा किया गया था। मैस्कोट का नाम उज्ज्वला था, जो एक गोरैया यानी स्पैरो आपकी चिड़िया प्रकार की होती है, और ये साहस, लगन और आशा का प्रतीक है। यानी कि आपके लिए भी है ये, आप गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो लगे रहना, बस छोड़ना मत, थोड़ी बहुत तो मेहनत करनी पड़ती है, आपको भी पता है। रीड द बिलो स्टेटमेंट्स मार्क्ड एज अजर्सन एंड रीजन, मार्क द करेक्ट ऑप्शन। ये आपके अभिकथन और कारण दिए गए हैं, इनमें हमको देखना है कि कौन सा सही है। लास्ट मैन इन टावर एक्सप्लोर्स द मोरल and ethical conflicts faced by residents during rapid urban development and real estate pressure in Mumbai. The novel focuses on the historical evolution of Mumbai's architecture and its colonial past. तो ये कह रहा है कि लास्ट मैन इन टावर एक आपकी एक बुक है, नॉवल है, उपन्यास। मुंबई में तेजी से बढ़ते शहरी विकास और रियल एस्टेट के दबाव में दौरान निवासियों द्वारा सामना किए जाने वाले नैतिक संघर्षों की पड़ताल है। कि आपको पता है काफ़ी सारी चापलूसी वगैरह होती है, आज आप इंडियन सिस्टम को अगर देखोगे उसमें। ये उपन्यास मुंबई की वास्तुकला के ऐतिहासिक विकास और उनके उसके औपनिवेशिक अतीत पर केंद्रित है। तो आपका ए सत्य है लेकिन आर असत्य है, तो इसका आपका सी वाला करेक्ट है, क्योंकि आपका जो ऐतिहासिक विकास वगैरह से इसका कोई संबंध नहीं है। ये जो है आज की डेट में जो आप काफ़ी जो फेस करते हैं जो भ्रष्टाचार वगैरह, उस पर है ये। इसके जो ऑथर हैं वो अरविंद अडिगा हैं। ये आपकी एक कंटेम्प्रेरी फिक्शन है, सोशल कमेंट्री यानी समकालीन उपन्यास और सामाजिक टिप्पणी है। 2011 में इसे पब्लिश किया गया था। द नोवेल रिवॉल्व्स अराउंड ए मुंबई अपार्टमेंट सोसाइटी फेसिंग रीडेवलपमेंट। विष्णु एंड ओल्ड एंड principled resident refuses to vacate his flat despite pressure from developers. The society explores theme of greed, corruption, moral choices and human resilience. कहानी मुंबई के एक अपार्टमेंट सोसाइटी पर केंद्रित है, जिसे डेवलपर्स द्वारा नया निर्माण करने के लिए खाली कराने की कोशिश की जा रही है। विष्णु एक बुजुर्ग और ईमानदार निवासी दबाव के बावजूद अपने फ्लैट को छोड़ने से मना कर देता है। कहानी लालच, भ्रष्टाचार, नैतिक निर्णय और मानव धैर्य जैसी भावनाओं को दर्शाती है। मुंबई की एक सोसाइटी, मुंबई की तो सोसाइटी आपको पता है गोकुलधाम सोसाइटी भी है, पता नहीं कैसे, मतलब ये आपको आप देखोगे आज की डेट में इतना भी पॉसिबल नहीं है। ये हर चीज़ में सपोर्ट भी करते हैं, आप देखोगे ना, अगर इसमें भी वो कलर वगैरह का काम करने के लिए वो आता है, फिर बोलता है कि आपने दूसरे से आप कलर दूसरा कैसे लेके आया, कलर मैं लेके आऊँगा। तो ठीक उसी प्रकार की ये भी कहानी है, लेकिन इसमें थोड़ा वो जो ये रियल इस्टेट वाला आपके जो खाली कराने की कोशिश करते हैं ये उसके बारे में है ये। और विष्णु जो आपका एक बुजुर्ग और ईमानदार निवासी है, वो कहता है कि मैं नहीं छोड़ूंगा, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, हम यही रहेंगे, ये हमारा घर है, हम कहाँ जाएं। तो वो वाली बात है। रीड द ब्लू स्टेटमेंट्स मार्क्ड एज अजर्सन एंड रीजन, मार्क द करेक्ट ऑप्शन। ये आपका क्वेश्चन आया था। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार इज ए सिविलियन साइंस अवार्ड, इट इज कन्फर्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। राष्ट्रीय जो विज्ञान पुरस्कार है, एक नागरिक विज्ञान पुरस्कार है, यह संस्कृति मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है। ए सत्य है लेकिन आर असत्य, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स।
विज्ञान का संस्कृति मंत्रालय से क्या ही संबंध है आपका? यह पुरस्कार भारत सरकार द्वारा विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में साधारण योगदान देने वाले वैज्ञानिकों और टीमों को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है, यानी जो टेक्नोलॉजी साइंस के आपके जो क्षेत्र में अच्छा उत्कृष्ट एक्सलेंट परफॉर्मेंस देते हैं उनके लिए। इसे जो आपका मंत्रालय जो देता है, मिनिस्ट्री, वो आपकी विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी, DST, भारत सरकार के माध्यम से दिया जाता है। पुरस्कार 4 श्रेणियों में दिया जाता है। विज्ञान रत्न, जीवन भर का असाधारण योगदान यानी लाइफ लॉन्ग आपका जो योगदान होता है उसके लिए। विज्ञान श्री, किसी विशेष क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देना यानी किसी स्पेसिफिक फील्ड में एक्सीलेंट परफॉर्मेंस के लिए। युवा वैज्ञानिक पुरस्कार, 45 वर्ष से कम उम्र के युवा वैज्ञानिकों के लिए, जो आपके यंग साइंटिस्ट हैं उनके लिए। टीम पुरस्कार, किसी टीम द्वारा किए गए सामूहिक शोध या नवाचार के लिए, मतलब जो मिलजुल के काम करते हैं टीम वाले उनके लिए। ये जो आपका अवार्ड है ये लगभग 13 आपके जो मतलब वैज्ञानिक और तकनीकी क्षेत्रों में प्रदान किए जाते हैं, जैसे भौतिकी, आपकी जो फिजिक्स हो गई, रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री, जैविक विज्ञान, बायोलॉजी वगैरह, इंजीनियरिंग, कृषि, एग्रीकल्चर, अंतरिक्ष विज्ञान, मतलब आपके जो स्पेस से संबंधित चीज़ें हैं, और पर्यावरण एनवायरनमेंट से संबंधित जो भी चीज़ें आपकी, ऐसे मतलब 13 क्षेत्रों में दिया जाता है। अगला प्रश्न आया था आपका थांगटा से। थांगटा इज ए ट्रेडिशनल मार्शल डांस एसोसिएटेड विथ विच नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया। थांगटा एक पारंपरिक मार्शल नृत्य है जो भारत के किस पूर्वोत्तर राज्य से संबंधित, तो ये मणिपुर से। थांगटा मणिपुर आपका जो नॉर्थ ईस्ट में एक आपका राज्य है, वहाँ से है ये थांगटा, पारंपरिक मार्शल नृत्य है। वैसे मार्शल आर्ट जो है वो तो मिथुंदा के पास क्या गजब की थी। आपने देखा होगा पुरानी मूवी में, मिथुंदा कहते हैं कि जिस क्लास में तुम खड़े हो वो बुलेट प्रूफ जरूर है लेकिन पत्थर प्रूफ नहीं है। ये क्या बात हुई? फिर वो पत्थर मार के उसको शीशे को तोड़ देते हैं। और वो बोलते हैं ना, जिसके घर शीशे के बने होते हैं प्रेम बाबू, वो अक्सर बेसमेंट में कपड़े चेंज करते हैं। ये बात भी काफ़ी ठीक लगती है क्योंकि शीशे में चीज़ें आमतौर पे दिखाई दे जाती हैं। जयपुर में भी अभी कुछ ऐसा ही हुआ था, थोड़े समय पहले की बात है। वहाँ पे क्या है कि एक होटल है जयपुर में, मतलब 5 स्टार होटल है, तो वहाँ पे ऊपर एक क्रांतिकारी प्रक्रिया चल रही थी आपकी, जो जैसे बोलते हैं ना कि एक अद्भुत प्रक्रिया है। तो वहाँ जयपुर में ट्रैफिक लग गया, लोग उनको देखे जा रहे हैं, वो प्रक्रिया हो रही है ऊपर, और काफ़ी बार ट्रैफिक लग गया, लोग देखे जा रहे हैं, कहीं वीडियो वायरल हुए वहाँ के। तो मिथुन दा एक काफ़ी इंडिया के आप कह सकते हैं कि एक बहुत ही खतरनाक मार्शल आर्ट के आप बोल सकते हैं उनको प्रोफेशनल ब्लैक बेल्ट मिथुन दा रहे, मिथुन चक्रवर्ती। तो थांगटा जो आपका मणिपुर का है, ध्यान रखना। थांगटा इज ए ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट ऑफ मणिपुर, इंडिया, इन्वॉल्विंग स्वॉर्ड, थांग एंड स्पीयर ता टेक्निक्स। थांगटा मणिपुर की एक पारंपरिक मार्शल आर्ट है जिसमें तलवार, जिसे थांग बोला जाता है, और भाला, ता का प्रयोग किया जाता है। थांग एंड स्वॉर्ड जो है यूज्ड फॉर स्लेशिंग एंड थ्रस्टिंग अटैक्स। ता जो है आपका स्पीयर यानी भाला, यूज्ड फॉर लॉन्ग रेंज अटैक्स एंड डिफेंसेस। अदर वेपन जो होती है आपकी डैगर, शील्ड एंड फ्लेक्सिबल स्टिक्स में आल्सो भी यूज्ड। थांगटा तलवार जो वार और घुसों के लिए, यानी कि जो काटते हैं, जैसे तलवार से काटते हैं, आपको पता है जापान में जो समुराई वगैरह होते हैं, तो काटने के लिए, हमला बोलने के लिए। ता भाला जो है वो लंबी दूरी की हमले और रक्षा के लिए। प्रतिमन, ऐसी प्रतिमन बोलते हैं ना शायरी में, ए रुक रुक रुक, तो सपोज करो वो प्रतिमन साहब पीछे से मतलब भाला फेंक रहे हैं कि ए रुक। आपको पता है आजकल तो शायरी पे काफ़ी मीमें भी बन रही है, तो ठीक वो आप इमेजिन कर लीजिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। और फिर पीछे से वो ये भाला फेंके, क्या अद्भुत दृश्य होगा वो। अन्य हथियार जो आपके खंजर, ढाल और लकड़ी की लचीली छड़ें। तो इसका जो कल्चरल सिग्निफिकेंस है, सांस्कृतिक महत्व, वो क्या है कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ मणिपुरी फेस्टिवल्स एंड ट्रेडिशनल सेरेमनीज, प्रिजर्व्स मणिपुरी हेरिटेज एंड वॉरियर ट्रेडिशन। मणिपुरी त्योहारों में और पारंपरिक समारोह का अहम हिस्सा, मणिपुरी विरासत और योद्धा परंपरा का संरक्षण। यानी कि तलवार लेके जब मणिपुरी योद्धा आते हैं तो बोलते हैं, ए साबजी, मैं सर काट देगा, मैं बहुत डेंजर आदमी है साबजी। तो वो वाली बात है। अगला आपका जो क्वेश्चन है वही है कि द वर्ड कुम इन न्योकुम फेस्टिवल सिंबलाइजेस। न्योकुम त्यौहार होता है, उसमें कुम शब्द का अर्थ क्या है ये पूछा गया है, यानी कि साइलेंस, प्योरिटी, कलेक्टिवनेस और सेक्रीफाइस। तो उसका जो अर्थ होता है वो होता है कलेक्टिवनेस, सामूहिकता। आओ बच्चों मिलके तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की। तो जो मिलके है ना वो एक सामूहिकता का भाव है। तो ठीक वही वाली बात है, कलेक्टिवनेस, मिलजुल के रहना चाहिए, ये जो सारी बातें हैं, सामूहिकता। न्यो, न्यो जो आपका वर्ड है उसका अर्थ होता है स्पिरिट, गॉड और डिवाइन पावर, आत्मा, देवी देवता या देवी शक्ति, यानी जो डिवाइन पावर है उसको ये रिप्रेजेंट करती है। कुंभ जो है वो लैंड ऑफ कम्युनिटी, यानी लैंड या कम्युनिटी, भूमि या समुदाय, जो लोग एक रहते हैं। स्टेट जो है आपका अरुणाचल प्रदेश, वहाँ ये न्योकुंभ आपका जो त्यौहार है मनाया जाता है। ट्राइब जो बना इसे मनाती है, जनजाति, वो आपकी नीसी है।
जो आपका फरवरी का महीना है उसमें मनाया जाता है। फरवरी में तो वैसे काफ़ी चीज़ें मनाते हैं इंडिया में। ड्यूरेशन जो उसकी होती है वो 3 to 5 डेज होती है। पर्पज़ जो इसका वो है कि प्रॉस्पेरिटी, गुड हार्वेस्ट, प्रोटेक्शन फ्रॉम इविल, समृद्धि, अच्छी फसल और बुराई से सुरक्षा। तो ये कुछ चीज़ का मतलब पर्पज़ है। अगला जो आपको क्वेश्चन आया था वो आया था फिल इन द ब्लैंक से। ए रागा दैट कंटेन्स 6 नोटेज इज क्लासिफाइड अंडर द जाति। 6 स्वरों वाला राग जाति के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। तो वो शाडव है। शाडव नाम से पता चल रहा है क्योंकि आपको पता है कि संस्कृत में 6 को क्या बोलते हैं, षष्ठी बोलते हैं, षष्टम बोलते हैं ना। तो शाडव ये वहाँ से लिया गया है। शाडव इज टाइप ऑफ म्यूजिकल स्केल इन इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, यानी कि जो भारतीय शास्त्रीय संगीत है उसमें। इट कंसिस्ट ऑफ 6 नोट्स इंस्टेड ऑफ 7। दीज 6 नोट्स आर कॉल्ड स्वरा, इसे शवर। इट कैन बी यूज इन बोथ आरोहना सेंडिंग एंड अवरोहना डिसेंडिंग पैटर्न्स। षडव का अर्थ है 6 सुरों वाला संगीत पैमाना। इसमें कुल 6 स्वरों का प्रयोग होता है। ये आरोह, चढ़ाव और अवरोह, उतराव दोनों में प्रयोग किया जा सकता है। यहाँ जब तेज ऊपर की ओर और नीचे की ओर जो आपकी ध्वनि की गति होती है उसके अकॉर्डिंग। जाति जो है, जाति इन म्यूजिक, जाति रेफर्स टू द क्लासिफिकेशन ऑफ रागाज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ स्वराज यूज्ड इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग मेन टाइप्स ऑफ जाति। यानी कि जाति जो है आपकी राग का जो वर्गीकरण होता है उसके आधार पे कि कितने मतलब नंबर हैं स्वर के, उसके यानी जो आपका असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर होता है उसके हिसाब से। तो आपका ओडव क्या होता है, यानी कि ये मेन टाइप्स ऑफ जो आपकी जाति की जो है। ओडव यानी 5 नोट्स, यानी राग में 5 स्वर होते हैं। शैडव यानी 6, संपूर्ण यानी 7। तो राग संपूर्ण में जो होता है उसके 7 स्वर होते हैं, शैडव में 6 होते हैं। तो आपका शैडव करेक्ट होगा इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट क्रिकेट डिसमिसल इज करेक्ट। एक आपके क्रिकेट से काफ़ी क्वेश्चन आ रहा है अभी सीएसएस में भी भर भर के पूछ रहा है कि वाइट बॉल पे कितने रन मिलते हैं, है ना, बाउंसर वगैरह से काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं क्रिकेट से इस बार। तो इसका जो सही आंसर था वो ये था कि हिटिंग द बॉल ट्वाइस डिलिबरेटली रिजल्ट्स इन डिसमिसल, यानी कि जानबूझकर गेंद को 2 बार मारने पर आउट घोषित कर दिया जाता है। तो ये इसका बिल्कुल करेक्ट है, ए वाला। आगे चलते हैं। When a batsman voluntarily leaves the field without the umpire's permission and does not return to continue the innings, he is considered retired out। यानी जो आप सुना होगा एक टर्म होती है क्रिकेट में, रिटायर्ड आउट। उसका मतलब क्या होता है, जब कोई बल्लेबाज बिना एम्पायर की अनुमति के दौरान मैच छोड़ देता है, मैदान छोड़ देता है और अपनी पारी पूरी नहीं करता तो उसे रिटायर्ड आउट कहा जाता है। कई बार आपको पता है कि कोई बैट्समैन आ जाता है, लेकिन एक तो काफ़ी कम देखने को मिलता है, लेकिन जब वो परफॉर्म नहीं कर पाता है तो वो मैदान छोड़ के चला जाता है, तो उसको रिटायर्ड आउट बोलते हैं। फिर नेक्स्ट आपका प्लेयर आता है। तो ये जो रिटायर्ड आउट बिना किसी अनुमोदन के सोते हो रहा है, क्षेत्र में बाधा डालना दुर्घटनावश घटित होता है। रिटायर्ड आउट के लिए केवल अंपायर की स्वीकृति की आवश्यकता है। नहीं नहीं, बिना स्वीकृति के जाएगा ना तभी तो अंपायर उसको रिटायर्ड आउट देगा। तो आपका जो फर्स्ट वाला है वो बिल्कुल करेक्ट है। हु स्कोर्ड 10 goals फॉर इंडिया इन दियर 24-1 विक्ट्री ओवर द यूएसए टू सिक्योर ए सेकेंड consecutive ओलंपिक गोल्ड मेडल इन हॉकी। हॉकी में लगातार दूसरा ओलंपिक स्वर्ण पदक हासिल करने के लिए अमेरिका पे 24-1 की जीत में भारत के किसने 10 गोल किए। ध्यानचंद, रूप सिंह, बलबीर सिंह सीनियर या लेस्ली क्लोडियस। तो आपके जो रूप सिंह हैं उन्होंने, ये आपके ध्यानचंद के भाई थे। ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद, जिन्हें आपको पता है हॉकी का जादूगर भी बोलते हैं। हॉकी का जादूगर, हॉकी का जादूगर, मैजिशियन ऑफ हॉकी, हॉकी का जादूगर ध्यानचंद। इनका जो रूप सिंह का फुल नेम था, रूप सिंह जी था। बोर्न 8 अगस्त 1908, यानी 1908 में आपका 1908 में इनका जन्म हुआ जबलपुर में, मध्य प्रदेश में। जबलपुर मध्य प्रदेश में आपको पता है कि कुचवाड़ा, गाडरवाड़ा, वहाँ पे आचार्य रजनीश यानी ओशो का जन्म हुआ था वहीं पे। जबलपुर से काफ़ी प्रतिभाएं देखने को मिलती है। इनकी जो मृत्यु है वो 21 मई 1970 को हुई और इनका काफ़ी बेहतरीन योगदान था। ही वॉज ए लेजेंडरी इंडियन फील्ड हॉकी प्लेयर एंड पार्ट ऑफ द टीम दैट डोमिनेटेड द ओलंपिक इन द 1930s। प्लेड एज ए फॉरवर्ड एंड वॉज फेमस फॉर हिज फास्ट एंड स्किलफुल प्ले। फॉरवर्ड के तौर पे वो खेला करते थे। 1930 में उन्होंने काफ़ी बेहतरीन प्रदर्शन किया भारत के लिए। उनकी ओलंपिक की जो अचीवमेंट्स थी वो ये थी कि 1932 में जो लॉस एंजलिस में आपको ओलंपिक, उसमें उन्होंने गोल्ड मेडल जीता इंडिया ने, और उन्होंने इसमें 10 गोल स्कोर, 10 goals इन 2 मैचेस, 2 मैचों में इन्होंने 10 गोल बनाए। 1936 का आपका जो बर्लिन का ओलंपिक था, बर्लिन आपको पता है जर्मनी की कैपिटल है, वहीं पे इन्होंने गोल्ड मेडल वन किया, मतलब जीता इंडिया ने। स्कोर्ड 8 goals इन 3 मैचेस, इन्होंने वहाँ 3 मैचों में 8 गोल स्कोर किए। यंगर ब्रदर ऑफ ध्यानचंद, अनदर हॉकी लेजेंड, यानी मेजर ध्यानचंद के छोटे भाई थे। नॉन फॉर इज पावरफुल एंड एक्यूरेट शूटिंग, यानी सटीक और एक शानदार
पावरफुल शूटिंग के लिए इनको जाना जाता था। अर्निंग हिम ए प्लेस अमंग द बेस्ट फॉरवर्ड्स इन हॉकी हिस्ट्री, जिन्होंने इन्हें हॉकी में आज तक के जो बेहतरीन फॉरवर्ड के रूप में खेलने वाले प्लेयर उसके रूप में इन्हें पहचान दिलाई। प्लेड एक की रोल इन इंडियाज डोमिनेंस इन हॉकी ड्यूरिंग हिज एरा, मतलब काफ़ी महत्वपूर्ण इनका प्रदर्शन और रोल था इंडिया के लिए। अगला प्रश्न है कि विच स्टेटमेंट्स अबाउट द नीरज चोपड़ा स्टोरी द मैन हु मेड हिस्ट्री आर करेक्ट। ये पुस्तक है द नीरज चोपड़ा स्टोरी द मैन हु मेड हिस्ट्री, लेखक का नाम है नॉरिस प्रीतम। इनके बारे में कौन सा कथन सही है? इसमें नीरज के प्रशिक्षण, मानसिकता और चुनौतियों का विवरण दिया गया है। इट डिटेल्स नीरज ट्रेनिंग, माइंडसेट एंड चैलेंजेस। इट वाज रिटन बाय हिज फॉर्मर ओलंपिक कोच। तो पहला वाला सही है, इसे उसके पूर्व ओलंपिक कोच ने नहीं लिखा था, ये नॉरिस प्रीतम ने लिखा है इसे। नीरज चोपड़ा के बारे में 2016 में उन्होंने वर्ल्ड अंडर 20 चैंपियनशिप में, जो पोलैंड में हुई थी आपकी, वहाँ पे 86.48 मीटर मतलब फेंक के, भाला फेंक के, जेवलिन थ्रो करके गोल्ड मेडल जीता था। ये उनके जूनियर करियर की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। फिर इनका आता है सबसे शानदार प्रदर्शन, जो टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में नीरज चोपड़ा ने पुरुष भाला फेंक स्पर्धा में जेवलिन में 87.58 मीटर का थ्रो किया और स्वर्ण पदक जीता। 2023 में बुडापेस्ट में आयोजित विश्व चैंपियनशिप में भी उन्होंने स्वर्ण पदक जीता। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द 2023 इंटरकॉन्टिनेंटल कप फाइनल इज करेक्ट। 2023 इंटरकॉन्टिनेंटल कप फाइनल के बारे में से कौन सा कथन सही है? तो ये भुवनेश्वर में हुआ था ये मुकाबला, और भारत ने लेबनान को हराया था। फुटबॉल की बात है ये, भुवनेश्वर में, जहाँ भारत ने लेबनान को हराया। 2023 में भारत में इंटरकॉन्टिनेंटल कप आयोजित हुआ। टूर्नामेंट 9 जून से 18 जून तक भुवनेश्वर का जो कलिंग स्टेडियम है, आपको पता है उड़ीसा का जो प्राचीन यहाँ पे कलिंग राज्य हुआ करता था, जिसकी आपको पता है राजधानी तोसली हुआ करती थी मौर्यंस के समय, तो वहीं से इसका कलिंग स्टेडियम है, यहाँ पर वहीं से नाम लिया गया है। ये टूर्नामेंट की 3rd एडिशन थी। इसमें कुल आपकी जो 4 टीमों ने भाग लिया, भारत, लेबनान, मंगोलिया और वानुआतू। यहीं से मेरे को आप बताओ कि भारत और जो मंगोलिया है उनके बीच, मंगोलिया के बीच एक सैन्य अभ्यास होता है, उसका नाम बताओ। शायद ऐसे कुछ करके है ना, नोमैड एलिफेंट करके कुछ ऐसा है, नोमैड एलिफेंट करके कुछ ऐसे ही, ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। मंगोलिया, जहाँ आपको बताया कि कौन था वहाँ से, चंगेज खान, वहीं से थे, मंगोलिया से ही। प्रारूप, यानी कि सभी टीमें राउंड रॉबिन में एक दूसरे से खेली। टॉप 2 टीमों ने फाइनल खेला। फाइनल में भारत ने लेबनान को 2-0 से हरा के खिताब जीता। भारत की ओर से गोल करने वाले खिलाड़ी सुनील छेत्री और ललितज्वाला छांगते, ये 2 खिलाड़ी थे। संदेश जिंगन को टूर्नामेंट का बेस्ट प्लेयर चुना गया। टूर्नामेंट में कुल 7 मैचेस खेले गए आपके, और 10 गोल हुए उनमें से। भारत ने ये इंटरकॉन्टिनेंटल कप दूसरी बार जीता है, सेकेंड टाइम जीता है ये। फाइनल जीत पे टीम इंडिया को नगद पुरस्कार भी दिया गया, रोकड़ा। अगला प्रश्न है कि द फोक डांस डोलू कुनीथा परफॉर्म्ड विथ लार्ज ड्रम्स बिलोंग्स टू विच रीजन। बड़े ड्रमों के साथ किया जाने वाला लोक नृत्य डोलू कुनीथा किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आपका कर्नाटक से है, जहाँ से आपको बताया कि यक्षगान भी है, यहाँ से यक्षगान, भूत कोला वगैरह। एंड तेलंगाना से आपको बताया कि कौन सा है, आपका बुथुकुमा है, बुथुकुमा, बुथुकुमा है आपका तेलंगाना से। आंध्र प्रदेश से आपको बताया कि कुचिपुड़ी है, कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी। और केरला से तो आपको पता ही है कि मोहिनी अट्टम हो गया आपका, मोहिनी अट्टम। कथकली है आपका, कथकली, ये यहाँ से है। डोलू कुनीता जो आपका कर्नाटक का है, फोक डांस है, ध्यान रखना। डोलू कुनीता इज ए ट्रेडिशनल ड्रम डांस फ्रॉम कर्नाटका। कर्नाटका किया ना मैंने यहाँ पे, हाँ कर्नाटक की, बिल्कुल। It is performed by a group of men and is known for its high energy and powerful rhythms. The main instrument used is the dolu, a large drum tied around the waist and played with sticks. डोलू कुनित्था कर्नाटक की एक पारंपरिक ढोल नृत्य शैली, यानी काफ़ी समय से चली आ रही है ये, पुराने ज़माने से। पीढ़े कहता ना हमारे ज़माने में माधवी, तो ये काफ़ी मतलब प्राचीन ज़माने से चली आ रही है, ट्रेडिशनल है ना। इसे पुरुषों के समूह द्वारा किया जाता है और इसकी ऊर्जा और तेज तालों के लिए किया जाना जाता है। मुख्य वाद्य यंत्र डोलू है, जो कमर के चारों ओर बांधा जाता है और डंडों से बजाया जाता है। परफॉर्म ड्यूरिंग फेस्टिवल्स, रिलीजियस इवेंट्स एंड फोक सेलिब्रेशंस। त्योहारों, धार्मिक आयोजन, यानी कोई रिलीजियस आपका जो आपका इवेंट होता है उस समय, और लोक उत्सवों के दौरान ये प्रस्तुत किया जाता है आपका जो डोलू कुनीता नृत्य है उस समय।
ये समुदाय की बहादुरी और शक्ति का प्रतीक है। इट सिंबलाइजेस ब्रेवरी एंड स्ट्रेंथ ऑफ द कम्युनिटी। नृत्य में जोशीले कदम और ताल के साथ समन्वित ढोल की ध्वनि होती है। द डांस इंक्लूड्स vigorous steps and synchronized drum beats, often accompanied by folk songs praising local deities और heroes। अक्सर स्थानीय देवी देवताओं या नायकों की प्रशंसा में लोकगीतों के साथ होता है। जो आपके होते हैं ना कि आपके स्थानीय जो एक मतलब स्पेशल आपका जो कोई प्लेस होता है वहाँ के उनके लिए। What does the offering of green melons by girls during the Java festival symbolizes in Jharkhand's tribal tradition? झारखंड की आदिवासी परंपरा में जावा त्योहार के दौरान लड़कियों द्वारा हरे खरबूजे चढ़ाना किस बात का प्रतीक है? तो वो है आपके पुत्र और प्रजनन क्षमता, सन एंड फर्टिलिटी। इसके लिए झारखंड में जो आपकी ट्राइब्स होती हैं वो इसे मनाती हैं जावा त्योहार को। जो आपकी गोंड वगैरह वहाँ काफ़ी आपने देखा होगा ट्राइब्स रहती हैं वो। जावा इज ए रिचुअल सेलिब्रेटेड ड्यूरिंग द करम फेस्टिवल इन झारखंड प्राइमरीली बाय ट्राइबल communities। It focuses on nature worship, fertility, prosperity and community bonding। जावा कर्म पर्व के दौरान झारखंड में मनाया जाने वाला एक अनुष्ठान है जो मुख्य रूप से आदिवासी समुदाय द्वारा किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य प्रकृति की पूजा, यानी आपको पता है नेचर हमें काफ़ी चीज़ें प्रोवाइड कराती है, नेचर से ही सब कुछ हमें मिल रहा है। प्राचीन टाइम से आप देखोगे ना, एंशियंट टाइम से, तो आदमी जो है वो नेचर से ही काफ़ी सारी चीज़ें प्रदान करता है। मतलब काफ़ी क्या, लगभग लगभग हर चीज़ में व्यक्ति नेचर पे डिपेंड है, आपको बताइए। तो इसलिए हम उनको मतलब थैंक यू बोलने के लिए आपके जो ट्राइब हैं वो इसे मनाते हैं। और ट्राइब तो आपको पता है कि स्पेशली जंगलों में रहते हैं तो वो इन पे आपको पता निर्भर रहते हैं। प्रजनन, आपको पता है कि यहाँ ट्राइब्स का मानना होता है कि प्रकृति ही सब कुछ प्रदान करती है, बच्चे वगैरह जो भी है उसके लिए। समृद्धि, यानी कि कोई कमी ना रहे, संपन्न रहे, सबको अच्छा खाना मिल सके उसके लिए। और सामुदायिक मेलजोल है, यानी कि कोई आपसी लड़ाई ना हो, सबके साथ हंस हंस खेल के ये रहें ट्राइब वाले, इसलिए मनाते हैं इसको। लड़कियां टोकरी में बीज अंकुरित करती हैं ताकि प्रजनन क्षमता, समृद्धि और अच्छी फसल के लिए प्रार्थना की जा सके। पर्व के अंत में अंकुरित बीज या टोकरी को पानी में विसर्जित किया जाता है जो आशीर्वाद और प्रकृति से जुड़ाव के प्रतीक है। एट द एंड ऑफ द फेस्टिवल द जनरेटेड सीड्स और बास्केट्स आर इमर्ज्ड इन वाटर बॉडीज सिम्बलाइजिंग ब्लेसिंग एंड कनेक्शन टू नेचर। तो ये आपका है जावा त्योहार, ध्यान रखना झारखंड से। अगला प्रश्न आया था आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट होला मोहल्ला फेस्टिवल ऑफ पंजाब इज करेक्ट? पंजाब के होला मोहल्ला त्योहार के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इसका जो सही आपका उत्तर था वो ये वाला था कि इसमें आनंदपुर साहिब में मार्शल आर्ट, लंगर और निहंग नकली युद्धों का प्रदर्शित किया जाता है। इट शोकेसेस मार्शल आर्ट्स, लंगर्स एंड निहंग मॉक बैटल्स एट आनंदपुर साहिब। यह पंजाब में दिवाली से ठीक पहले मनाया जाने वाला उत्सव है। नहीं, होला मोहल्ला होली के दिन ही मनाया जाता है जी? नहीं, होली के दिन नहीं मनाया जाता है। वैसे तो होला मोहल्ला जो है वो होली के टाइम ही मनाया जाता है, लेकिन होली के दिन नहीं मनाते हैं, एक दिन का इसमें गैप होता है। दिवाली से तो कोई लेना देना ही नहीं, तो आप कहिए तो आप इसको एलिमिनेट आराम से कर सकते हो कि हाँ। पटियाला में यह त्यौहार मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा शिल्प कला और गीतों के माध्यम से मनाया जाता है। तो शिल्प कला का इससे क्या संबंध है होला मोहल्ला से, तो आप इसको भी एलिमिनेट कर सकते थे, फिर आपका इन दो में आपको कन्फ्यूजन हो सकता था। होला मोहल्ला इज ए 3 day एनुअल सिख फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन पंजाब यूजुअली इन मार्च द डे आफ्टर होली। यानी होली के दिन नहीं मनाते, होली के अगले दिन मनाते, ध्यान रखना। इट वॉज स्टार्टेड बाय गुरु गोविंद सिंह द 10th सिख गुरु टू डेमोन्स्ट्रेट मार्शियल स्किल्स, ब्रेवरी एंड वेलर। इसे गुरु गोविंद सिंह ने शुरू किया ताकि सिख समुदाय अपनी शौर्य और युद्ध कौशल दिखा सके। द फेस्टिवल इंक्लूड्स मॉक बैटल्स, मार्शल आर्ट, हॉर्स राइडिंग एंड डिस्प्लेज ऑफ वेपन्स। आपने देखा होगा ना, काफ़ी सारे निहंग जो सिख हैं आपको आते हैं तलवार वगैरह लेके, कहीं ऐसे दौड़ते हुए आते हैं, कहीं घोड़ों पे आते हैं हॉर्स राइडिंग करते हुए। इस दौरान लोग नकली युद्ध, हथियार प्रदर्शन, घुड़सवारी और युद्ध कला दिखाते हैं। इट इज़ ए रिलीजियस एंड कल्चरल इवेंट एम्फाइजिंग करेज, डिसिप्लिन एंड कम्युनिटी स्पिरिट। तो इसके लिए सांस्कृतिक आपका एक प्रकार का है ये। इन फ्री स्टाइल रेसलिंग विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस कैन रिजल्ट इन ए टेक्निकल पॉइंट फॉर द रेसलर? फ्री स्टाइल कुश्ती में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया पहलवान को तकनीकी अंक दिला सकती है? तो वो है आपका सफल टेकडाउन करना, परफॉर्मिंग ए सक्सेसफुल टेकडाउन। ये वाला, सी वाला इसका करेक्ट होगा। Freestyle wrestling is a type of wrestling where athletes can use their legs for both attack and defense and can hold opponents above or below the waist। फ्रीस्टाइल कुश्ती एक प्रकार की कुश्ती है जिसमें खिलाड़ी अपने पैरों का उपयोग हमले और बचाव दोनों के लिए कर सकते हैं। यानी कि एक तो आप अटैक बोलते हो, अगले पे चढ़ जाते हो, और एक आप अपने आप को बचाते हो सिर नीचा करके, दोनों हाथ लाके, है ना, बचाव दोनों के लिए आप इसमें अपने पैरों का उपयोग कर सकते हो। और विरोधी को कमर से ऊपर या नीचे पकड़ सकते हैं आप कहीं से भी।
वो बोलता है ना, नवाजुद्दीन सिद्दीकी बोलता है शायद उसमें। नहीं नहीं, मनोज बाजपेयी। हाँ वो बोलते हैं ना, गैंग्स ऑफ वासेपुर में बोलते हैं शायद। शर्मा गई का क्यों शर्मा गई तो वो वाली बात है, कमर से ऊपर नीचे पकड़ोगे तो जाहिर सी बात है शर्म तो आई जाती है व्यक्ति को। पर खेल है, खेल में आपको पता है कि करना ही पड़ता है। वहाँ अगर शर्म देख लिया तो फिर मेडल गया। A standard match consists of two periods of 3 minutes each with a 30-second break in between। एक मानक मुकाबला 2 अवधि में होता है, हर अवधि 3 मिनट की होती है, बीच में 30 सेकंड का ब्रेक। यानी 3-3 मिनट का आपका 2 राउंड होता है, आप कह सकते हो, और बीच में 30 सेकंड का आपका जो होता है ब्रेक होता है। एक डाउन पे आपका 2 से 5 पॉइंट मिलता है, रिवर्सल पे 1 पॉइंट, एक्सपोजर और बैक पॉइंट्स 2 to 3 पॉइंट्स, पेनल्टी पॉइंट्स 1 to 2 पॉइंट्स, और मैच में अंक टेकडाउन, रिवर्सल, विरोधी की पीठ दिखाने और पेनल्टी के आधार पर दी जाते हैं। अगला प्रश्न आया था विजेंद्र सिंह से संबंधित। आपको पता है इंडिया के एक बहुत ही खतरनाक आपके बॉक्सर है ये। विजेंद्र सिंह डिफीटेड विच प्लेयर इन द क्वार्टर फाइनल्स टू सिक्योर इंडियाज फर्स्ट ओलंपिक बॉक्सिंग मेडल। विजेंद्र सिंह ने क्वार्टर फाइनल में किस खिलाड़ी को हरा के भारत को ओलंपिक मुक्केबाजी में पहला पदक दिलाया? तो वो कार्लोस गोनगोरा, या आपके इक्वाडोर के मुक्केबाज थे, इक्वाडोर, इक्वाडोर वहाँ के। तो इन्होंने विजेंद्र सिंह ने हरवाया, और विजेंद्र सिंह ने हराया। ओलंपिक विजेता है आपके ये। विजेंद्र सिंह वॉन द ब्रॉन्ज मेडल इन बॉक्सिंग एट द 2008 ओलंपिक्स। 2008 में बीजिंग ओलंपिक में उन्होंने बॉक्सिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता। वे भारत के पहले बॉक्सर बने जिन्होंने ओलंपिक में पदक जीता। ही बिकेम द फर्स्ट इंडियन बॉक्सर टू विन एन ओलंपिक मेडल। और गोनगोरा को इन्होंने हराया। 2006 मेलबोर्न कॉमनवेल्थ गेम में ब्रॉन्ज मेडल, वॉन ब्रॉन्ज इन 2006 मेलबोर्न कॉमनवेल्थ गेम्स। और ही वॉन ब्रॉन्ज एट द 2006 दोहा एशियन गेम्स। दोहा का जो एशियाई खेल थे उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। दोहा कहाँ पे है आप मेरे को ये बताओ पहले तो। दोहा आपको बताया कि कतर में है, कतर, कतर। जो आपको बताया कि अभी पिछले वाला जो फीफा कप हुआ था वहीं पे हुआ था। 2010 के जुआंगजाऊ एशियाई खेलों में उन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। ये भी काफ़ी इनका इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं प्रदर्शन था। 3 ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय बॉक्सर बने, फर्स्ट इंडियन बॉक्सर टू क्वालिफाई फॉर 3 ओलंपिक गेम्स। 2008, 2012 और 2016, चार में, तीनों में इन्होंने क्वालिफाई किया। रिसीव्ड पद्मश्री इन 2010, इंडियाज फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। पद्मश्री आपको पता है कि चौथा है। इनसे पहले आपको बताया कि एक तो भारत रत्न हो गया, फिर पद्म विभूषण हो गया, फिर पद्म भूषण हो गया, और फिर पद्मश्री आता है आपका, तो फोर्थ पहले से बताइए। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड इन 2009 इनको मिला। 2009 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार इनको विजेंद्र सिंह को मिला। अगला जो आपको प्रश्न है वो फिल इन द ब्लैंक से आया था कि 1961 में पटियाला के महाराजा के पूर्व महल में स्थापित राष्ट्रीय खेल संस्थान का नाम बाद में कब नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कर दिया गया? तो ये बात है आपकी 23 जनवरी 1973 की, यानी 26 जनवरी से, यानी 3 दिन पूर्व गणतंत्र दिवस से 23 जनवरी 1973 को ये कारनामा हुआ था आपका। अगला प्रश्न है आपका, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द वाइन ऑफ डिजायर बाय चित्रा बनर्जी। चित्रा बनर्जी दिवा करुणी द्वारा लिखित द वाइन ऑफ डिजायर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक्सप्लोरेज कल्चरल एक्सप्लोर्स कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट्स इन एन इंडियन इमिग्रेंट फैमिली अक्रॉस जनरेशंस। ये एक भारतीय प्रवासी परिवार में पीढ़ी से चले आ रहे सांस्कृतिक संघर्षों का अन्वेषण है। ए हिस्टोरिकल अकाउंट ऑफ इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल एंड पॉलिटिक्स। ए साइंस फिक्शन टेल अबाउट आइडेंटिटी एंड टेक्नोलॉजी इन फ्यूचर इंडिया। द वाइन ऑफ डिजायर। तो ये आपका जो केवल फर्स्ट वाला जो है वो सही है, केवल एक कथन एक सही है। बाकी स्वतंत्रता संग्राम से इसका कोई संबंध नहीं है, ना ही साइंस से इसका कोई संबंध है। फर्स्ट वाला इसका बिल्कुल करेक्ट होगा आपका। कहानी में मानव की इच्छाओं, भावनाओं और नैतिक सीमाओं के बीच संघर्ष को दर्शाया गया है। द स्टोरी एक्सप्लोर्स ह्यूमन डिजायर्स, पैशन एंड द स्ट्रगल बिटवीन इमोशनल लॉन्गिंग एंड मोरल कॉन्स्टेंट्स। तो इसके बारे में ये कहानी में मुख्य पात्र की गहरी इच्छाएं उसके कार्य को नियंत्रित करती है। वाइन प्रतीक है मानव इच्छा और प्रलोभनों की उलझनों का। ये दिखाता है कि असीमित इच्छाओं के पीछे जाने के परिणाम क्या हो सकते हैं। इट पोर्ट्रेट्स द कंसिक्वेंसेस ऑफ गिविंग इनटू अनचेक्ड डिजायर्स। उसके क्या आपके कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं, यानी कि आपके परिणाम होते हैं, उसके बारे में। विच पद्म अवार्डी एंड फील्ड्स इच आर करेक्टली पेयर्ड। गोकुल चंद्र दास फोक म्यूजिक, लोक यानी कि लोक संगीत से, दिनेश सैनी एनवायरनमेंट, फारूक अहमद मीर लिटरेचर, या गीता देवी एग्रीकल्चर। तो गोकुल चंद्र दास जो है ये आपके इनमें से सही है, जो सम्मिलित है, ये सब लोक संगीत से है, बाकी ये सही सम्मिलित नहीं है आपके। रीड द बिलो स्टेटमेंट्स मार्क्ड एज अजर्सन एंड रीजन, मार्क द करेक्ट ऑप्शंस। थोड़ी आवाज़ आपको वॉइस जो है वो थोड़ी धीरे आ रही होगी क्योंकि अभी मेरी थोड़ी तबीयत
ख़राब है, थोड़ी अच्छी नहीं है, तो मैनेज कर लेना यार, इसके लिए सॉरी है। बाकी अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो बिल्कुल अब थोड़ा हो रहा है, देखते रहिए, एंड करना पड़ेगा आपको, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी रिपीट हो रहे हैं और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके। आपको चाहे मज़ा आए चाहे नहीं आए, लेकिन पढ़ाई तो आपको पता करनी होती है। अजर्सन और आपके रीजन, द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन एम्स टू रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन fuels. इट इज़ इम्प्लीमेंटेड बाय MOEFCC। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का उद्देश्य जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करता है। इसका कार्यान्वयन पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा किया जाता है। तो इसमें असत्य है लेकिन आधा सत्य है आपका। ये जो आपका राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का उद्देश्य है वो जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करता है। तो इसका भारत को ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन और निर्यात का वैश्विक केंद्र बनाने इसका उद्देश्य है, टू मेक इंडिया ए ग्लोबल हब फॉर ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट, रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल्स एंड प्रमोट क्लीन एनर्जी, प्रमोट रिसर्च एंड इनोवेशन इन हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी। 2030 तक प्रति वर्ष 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन इसका लक्ष्य है। उत्पादन, भंडारण और परिवहन अवसंरचना में निवेश को प्रोत्साहित करता है। फैसिलिटेट इन्वेस्टमेंट इन प्रोडक्शन, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। अगला प्रश्न आया था आपका कोली नृत्य से, fill in the blank. कोली डांस इज ट्रेडिशनली परफॉर्म्ड बाय द विच कम्युनिटी। तो मछुआरों द्वारा इसे परफॉर्म किया जाता है, जो आपके फिशर वॉक होते हैं वो मछुआरों द्वारा कोली नृत्य, ध्यान रखना। कोली नृत्य महाराष्ट्र का पारंपरिक पारंपरिक लोक नृत्य आपका। कोली डांस इज ए ट्रेडिशनल फोक डांस ऑफ महाराष्ट्र। ये समुद्री तटों पर रहने वाली कोली मछुआरा समुदाय द्वारा किया जाता है। इट इज़ परफॉर्म्ड बाय द कोली फिशिंग कम्युनिटी लिविंग अलोंग द कोस्टल रीजन्स। तो वहाँ पे ये रहते हैं समुद्री तटों पे। वैसे मुंबई के समुद्री तटों पे तो ढोकी भाई भी रहते हैं। दिलावर अपनी मौत को छूने के लिए आया था, लेकिन रॉकी वहाँ खड़ा था। केजीएफ जब फर्स्ट टाइम आई थी तो क्या क्रेज था केजीएफ का भी। इस नृत्य की गतियाँ नाव चलाने, जाल फेंकने और मछली पकड़ने जैसी क्रियाओं की नकल करती है। मूवमेंट्स ऑफ द डांस इमिटेट थ्रोइंग ऑफ बोट्स, थ्रोइंग नेट्स एंड फिशिंग एक्टिविटीज़। मतलब ये आप कह सकते हो इस नकल जैसी होती है कि एक जो पूरी प्रक्रिया होती है मछली को पकड़ने की, तो उसी का एक डांस में होता है कि ऐसे नाचते नाचते जाल फेंका, फिर उसको मछली को पकड़ के खींचते हैं। तो ये नकल है उनकी। इसमें पुरुष और महिलाएं एक साथ दो आमने सामने की पंक्तियां बना के नृत्य करती हैं। मैन एंड वुमेन पार्टिसिपेट टुगेदर इन द डांस, फॉर्मिंग टू फेसिंग रोल्स। ढोल की तुनतुना और झांझ जैसे पारंपरिक वाद्य यंत्रों का उपयोग होता है। ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक ढोल की टुनटुना एंड cymbals आर यूज्ड। होम परफॉर्मर्स वर कलरफुल को वियर कलरफुल कॉस्ट्यूम्स रिसेंबलिंग फिशरमैन्स अटायर। नर्तक रंग बिरंगे वस्त्र पहनते हैं जो मछुआरों की पोशाक जैसे दिखते हैं। यानी एक कलर के नहीं पहनते हैं, जैसे ब्लैक हो गया, वाइट हो गया, रंग बिरंगे पहनते हैं, सारे कलर का उसमें कॉम्बिनेशन होता है। अगला क्वेश्चन आया था कि आप भारत में सारस क्रेन की सबसे बड़ी आबादी की मेजबानी के लिए किस नवनामित रामसर साइट को मान्यता दी गई है। विच न्यूली डिजाइन designated Ramsar site is recognized for hosting the largest population of सारस क्रेन्स इन इंडिया। तो वो है आपकी सरसई नवार वेटलैंड, उत्तर प्रदेश। ये इटावा जिले में है। इटावा जिला है उत्तर प्रदेश में, इटावा जिला वहाँ पे, इटावा जिला। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो राजस्थान के भरतपुर में है। ये आपका पक्षी अभ्यारण्य है, ध्यान रखना, पक्षी अभ्यारण्य, अभ्यारण्य। आपका नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य गुजरात में है और हरिके वेटलैंड पंजाब में है। अगला क्वेश्चन आया था आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द कल्चरल सिग्निफिकेंस ऑफ मीम एंड इन द मीमकुट फेस्टिवल। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मीमकुट त्योहार में मीम के सांस्कृतिक महत्व का सबसे अच्छा वर्णन करता है। अंतिम फसल जो अस्तित्व और प्रेम का प्रतिनिधित्व करती है, द लास्ट हार्वेस्ट रिप्रेजेंटिंग सर्वाइवल एंड लव। तो जो आपकी अंतिम फसल जो होती है वो अस्तित्व और प्रेम का प्रतिनिधित्व करती है, वो लव को रिप्रेजेंट करती है। ये मिजोरम का एक महत्वपूर्ण फसल उत्सव है। देखो, जीवन में ऐसा बनना चाहिए व्यक्ति को, मेरा मानना है कि किसी से कोई गिला शिकवा नहीं, बस जो हो रहा है बस वो ही होना है। हम हमारा लाइफ में ज़्यादातर जो स्ट्रेस होता है, जो डिप्रेशन होता है, उसका कारण क्या है। हम सोच लेते हैं कि लाइफ हमारे कंट्रोल में है, हम काफ़ी चीज़ों को चेंज करना चाहते हैं कि नहीं नहीं मैं ऐसा कर दूंगा, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन आदमी के हाथ में कुछ नहीं, एक बहुत ही छोटा हिस्सा है जो व्यक्ति कुछ कर सकता है, बहुत ही कुछ शायद छोटी बहुत चीज़ें हैं। लेकिन लाइफ का जो एक मेजर आपका जो हिस्सा है वो अपने आप जैसा प्रकृति ने तय किया वैसा ही होना है। अगर हम ऐसा
सोच लें कि जो होना है वो होकर रहेगा और जो हो रहा है वो अच्छा है, ऐसा ही होगा। आपका इसमें कोई नियंत्रण नहीं, और जो हो उस पे आप कुछ भी हानि वगैरह, मतलब कुछ भी अपनी नाराज़गी वगैरह ना दिखाएँ। तो कहते हैं कि लाइफ़ बड़ी अच्छी हो जाती है, ऐसा ओशो का कहना था। लेकिन देखो, ये सारी चीज़ें आपको पता है कि दैनिक जीवन में उतारने के लिए काफ़ी संघर्ष चाहिए होता है, और एक अनुभव, काफ़ी एक समय गँवाना पड़ता है, फिर आता है। तो धीरे-धीरे अपने जीवन में इस चीज़ों को उतारें, और मेरा ऐसा मानना है किसी से दुश्मनी मत रखें। हाँ, हो जाए बाई चांस आपकी कभी-कभी लड़ाई वगैरह हो जाए तो हाँ, भुला दें बस। किसी से गिला-शिकवा ना रखें यार, सबसे बस प्रेम से बात करो। क्या है बस, मैं तो कहता हूँ कि चारों तरफ प्यार ही प्यार फैला दो। इस पूरे जगत को एक प्यारपूर्ण बना दो, प्रेमपूर्ण बना दो, मेरा तो ये मानना है, लवफुल बना दो, कलरफुल बना दो। थोड़े से दिनों की तो ज़िंदगी है, इसमें क्या लड़ाई वगैरह करना है, आराम से चैन से जियो, मस्त होके। तो ये मिज़ोरम का एक महत्वपूर्ण फसल उत्सव है। इट इज़ एन इम्पोर्टेंट हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ मिज़ोरम। ये त्योहार मुख्य रूप से मिज़ो समुदाय द्वारा मनाया जाता है। इट इज़ मेनली सेलिब्रेटेड बाय द मिज़ो कम्युनिटी। ये मकई की फसल कटाई के बाद मनाया जाता है। इट इज़ सेलिब्रेटेड आफ्टर द हार्वेस्ट ऑफ मजई। ये आपकी जो मकई है, इसका आयोजन आमतौर पे सितंबर महीने में होता है। इट इज़ यूजुअली ऑब्जर्व्ड इन द सितंबर। ये त्योहार पूर्वजों की आत्माओं को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। आपको पता है कि हमारे यहाँ भी जब श्राद्ध वगैरह होते हैं, तो आपको पता है कौवे आते हैं, और फिर कौवों को श्राद्ध रखा जाता है। वैसे बेचारों को घर में भी नहीं आने दिया जाता है। अलग अलग कल्चरल, आपको पता है, लोगों के बिलीफ्स होते हैं। लोग मृत पूर्वजों के लिए भोजन, मकई, चावल, मांस और स्थानीय पेय अर्पित करते हैं। द फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड टू ऑनर द सोल ऑफ एंसेस्टर्स। देखो, सोसाइटी में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, आपको बताइए। जैसे अभी मैं बताऊँ, जिस एरिया में मैं रहता हूँ वहाँ की बताऊँ मैं आपको, तो होता क्या है कि हमारे यहाँ अगर कोई, मान लो लेडीज़ का अगर कोई रिश्तेदार मान लो मर गया, यानी कि कोई दूर का रिश्तेदार अगर मर गया, तो हमारे यहाँ क्या है कि बैठ जाती हैं वो। फिर पहले तो वो साफ़ सफाई करके कुछ नीचे अच्छा सा मतलब बिछौना बिछा देंगी बैठने के लिए। फिर आपको बताया कि वो फिर तेज रोएंगी, ताकि आसपास वाली जो पड़ोस की स्त्री है वो आ जाए, है ना। तो उसको हमारे यहाँ बोलते हैं कि पल्ला लेने से कुछ बोलते हैं। तो वो बैठ जाएंगी। फिर आस पड़ोस वाले सारे आएंगे, मतलब जो फीमेल्स हैं वही आती हैं, और वो आके उसको बोले कि पागल है क्या, जो होना है वो तो होता ही है। अब पता है, अब इतने ही दिन का जीवन था उनका, बहाना बनना था, बहाना बन गया, बस चले गए। अब जो चले गए तो चले गए, अब उनको लेके रोना क्या, पागल है क्या, चुप कर जा। ठीक है, ये हो गया। अब मान लो कुछ दिन बाद पड़ोस में कोई और उसके रिश्तेदार मर गया, तो फिर वो वही स्त्री जो ये कह रही थी ना, पागल है क्या, जो जाना था वो तो चला गया, वो रोने लग जाएगी। फिर ये वाली जाएंगे और इनके जाके बोलेंगे कि पागल है क्या, जो जाना था वो तो चला गया, इसको लेके रोना क्या है। तो ये कुछ हमारे यहाँ आप कह सकते हो ढकोसले वगैरह जो है, आडंबर हैं जो दिखाए जाते हैं, पता नहीं क्या ही तो होता है यार इनका। और एक और होता है हमारे यहाँ, अगर मान लो कोई मर गया अगर कुछ, तो लोग बैठने जाते हैं उनके यहाँ, है ना। तो ये मान लो आप कार वगैरह से जा रहे हैं, तो ये सारे रास्ते मतलब बस हंसी मजाक में हंसते हुए जा रही हैं ये जो आपकी लेडीज होती हैं। और जो ही वहाँ ये उतरते हैं, फिर क्या ही तो रोने लगते हैं। मैं तो एक बार चला गया, तो उसके बाद मैंने शपथ ली कि मैं ये शपथ लेता हूँ कि मैं आज के बाद कभी नहीं जाऊँगा। बच्चा था उस समय, मैं मेरे को पता नहीं था। तो ये कुछ सोसाइटी की प्रॉब्लम है, ये जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ की बता रहा हूँ मैं आपको। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, द खर्ची पूजा ऑफ त्रिपुरा इज एसोसिएटेड विद वर्शिप्स ऑफ हाउ मेनी डिटाइटीज, जो आपकी होती हैं। त्रिपुरा की खर्ची पूजा कितने देवताओं की पूजा संबंधित है, 12, 14, 15 या 16। तो ये जो आपकी 14 यानी 14 से संबंधित है। खर्ची पूजा इज ए मेजर फेस्टिवल ऑफ त्रिपुरा सेलिब्रेटेड प्रीडोमिनेंटली बाय द त्रिपुरी पीपल। त्रिपुरा का एक प्रमुख त्यौहार है जिसे मुख्य रूप से त्रिपुरी जनजाति द्वारा मनाया जाता है। ये 14 देवताओं की पूजा के लिए समर्पित है। ये प्रतिवर्ष जुलाई महीने में मनाया जाता है, सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन द मंथ ऑफ जुलाई। इसका मुख्य आयोजन स्थल पुराना अगरतला है, मेन वेन्यू ओल्ड अगरतला। यह त्यौहार 7 दिनों तक चलता है। खर्ची पूजा लास्ट फॉर 7 डेज। पूजा की शुरुआत जो है वो 14 देवताओं की मूर्तियों के पवित्र स्नान से होती है। उनको मतलब मेरे हिसाब से शायद जो आपके 14 देवताओं की अलग अलग जो मूर्तियाँ हैं, उनको जो उनके आइडल्स वगैरह जो होती हैं मूर्तियाँ, उनको मेरे हिसाब से ये स्नान करवाते हैं, यानी बात वगैरह, पवित्र स्नान बोलते होंगे जिसको। प्राचीन समय में मानव बलि की परंपरा थी जो अब समाप्त कर दी गई है, देख रहे हो। पहले मतलब सीता ही, हो सकता है कि पिछले जन्म में आपकी बलि दी गई हो खर्ची पूजा में, हो सकता है ना, मेरी भी दी गई हो, क्या पता। ह्यूमन सेक्रीफाइसेस वर पार्ट ऑफ एंशियंट ट्रेडिशन बट डिसकंटिन्यूड इन मॉडर्न टाइम्स। अभी वर्तमान में बंद कर दिया गया है। अभी तो आपको पता है कि वो सारी जो है राजतंत्र की बातें थी, अभी तो लोकतंत्र है। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग वायलेशंस इन बास्केटबॉल। बास्केटबॉल में उल्लंघन के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो वही आपका सी वाला है कि ड्रिबल तब समाप्त होती है जब
दोनों हाथ एक बार गेंद को छू लें। ये वाला आपका सही है। बास्केटबॉल के बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। बास्केटबॉल इज अ टीम स्पोर्ट प्लेड बिटवीन टू टीम्स ऑफ 5 प्लेयर्स ईच ऑन ए रेक्टेंगुलर कोर्ट। बास्केटबॉल एक टीम खेल है जिसमें दो टीमों के 5-5 खिलाड़ी आयताकार कोर्ट पे खेलते हैं। उद्देश्य विरोधी टीम की बास्केट में गेंद डालकर अंक बनाना है। इतना तो आपको बताइए कि यहाँ से जाके फिर वहाँ वो कर देते हैं। ऑब्जेक्टिव इज टू स्कोर बाय शूटिंग द बॉल थ्रू द ओपोनेंट्स बास्केट। अंतर्राष्ट्रीय मैचों में खेल की अवधि 40 मिनट होती है। 4 क्वार्टर इंटू 10 मिनट्स। गेम ड्यूरेशन 40 मिनट्स, यानी आपके 10-10 मिनट के 4 क्वार्टर होते हैं इंटरनेशनल पे। बास्केटबॉल का स्कोर जो है आपका वो 1891 में अमेरिका में जेम्स नाइस्मिथ ने किया था। वो आप क्या नाम है। कोर्ट की लंबाई 28 मीटर और चौड़ाई जो है 15 मीटर होती है आपकी। जमीन से बास्केट की जो ऊंचाई होती है आपकी, बास्केट हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, वो आपकी 10 फीट होती है, यानी 3.05 मीटर होती है। ये आपका पूछा गया है एसएससी में, बहुत बार पूछा गया है। ये आपका इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये या तो आपको मीटर में पूछेगा या आपका फीट में पूछेगा, ध्यान रखना। पुरुषों के लिए जो बॉल की जो आपकी साइज होती है वो 7 और महिलाओं के लिए 6 होती है। कुल अंक, फील्ड गोल 2 अंक, 3 अंक की शॉट 3, फ्री थ्रो का 1 अंक मिलता है। लोकप्रिय शॉट जो होते हैं इसमें वो लेअप, डंक और जंप शॉट वगैरह जो होते हैं। प्रमुख जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है वो मेजर इंटरनेशनल बॉडी वो फीबा है, FIBA, फेडरेशन इंटरनेशनल दी बास्केटबॉल। ओलंपिक में आपको जो डेब्यू है वो 1936 मैन और वुमेन के लिए 1976 में ओलंपिक में शामिल हुए थे तब। भारत में संचालक संस्था बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया है। NBA में खेलने वाले जो फर्स्ट इंडियन थे वो सतनाम सिंह थे। ध्यान रखना, ये भी आपका इंपॉर्टेंट बनता है यहाँ से कि फर्स्ट इंडियन कौन थे जिन्होंने NBA में पार्टिसिपेट किया, तो वो सतनाम सिंह थे जिन्होंने वहाँ खेला जाके। बास्केटबॉल से जुड़े शब्द ड्रिबलिंग, रिबाउंड, असिस्ट, फाउल एंड पिवट, ये आपके वो शब्द हैं। अगला प्रश्न आया था कि वेयर वॉज द अमेरिकाज रीजनल ऑफिस ऑफ द न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB अनाउंस्ड टू बी स्टेबलाइज्ड ड्यूरिंग द ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग इन 2018। ये ब्रिक्स जो है आपका, ये आपको पता है कि B से ब्राज़ील हो गया आपका, है ना। R से रशिया हो गया, I से आपका इंडिया हो गया, C से आपका चाइना हो गया, S से साउथ अफ्रीका हो गया। तो ये इन सारे नेशन का मिलकर एक संगठन है। जो आपका साओ पाउलो जो है वहाँ पे ये आपका इसकी घोषणा की गई थी, स्थापना की। अगला प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट कैप्चर्स द एसेंस ऑफ द बुक बिकॉज वर्ड्स मैटर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पुस्तक बिकॉज वर्ड्स मैटर के सार को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करता है, तो वो है सामाजिक न्याय में भाषा की भूमिका। लैंग्वेज रोल इन सोशल जस्टिस, ये आपका इसमें रिप्रेजेंट करता है। ये जो आपकी बुक है बिकॉज वर्ड्स मैटर, ये आपकी लिखी है लैंग्वेज रोल इन सोशल जस्टिस, ये कैलाश सत्यार्थी ने लिखी है। कैलाश सत्यार्थी ने, ध्यान रखना। प्राचीन संस्कृत व्याकरण, जी नहीं, ये वो नहीं है। वो तो आपको बताया कि वो प्राचीन जो संस्कृत व्याकरण है वो पाणिनि की थी। क्या नाम है इसका, भी मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है। अगर आपको याद आ रहा है तो कमेंट जरूर करना। अष्टाध्यायी, शायद अष्टाध्यायी थी ना, पाणिनि की अष्टाध्यायी करके कुछ ऐसी थी। अष्टाध्यायी वो थी पाणिनि की। औपनिवेशिक भारतीय उपन्यास नहीं, ये नहीं है। उत्तर औपनिवेशिक नहीं, ये सामाजिक न्याय में भाषा की भूमिका कैलाश सत्यार्थी की बुक है ये। Which of the following pairs of government schemes and its associated nodal ministry department is correctly matched? तो इनमें से कौन सा सही से मिलान करता है, तो वो केवल दूसरा जो आपका ई नाम है, कृषि एवं किसान मंत्रालय, ये वाला मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर्स वेलफेयर, तो ये वाला मैच करता है। बाकी ये तीनों गलत मैच कर रखे हैं। इनके बारे में असली हम देखते हैं कि असली मंत्रालय कौन से इनके। PM आशा जो है आपकी पूरा नाम प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस की गारंटी देना ताकि वे अपने अनाज को निचले दामों में मजबूर में न बेचें। आपको पता है जो अभी कुछ साल पहले किसान आंदोलन हुआ था, जो राकेश टिकैत जी ने वगैरह ने जिन्होंने किया था, वो MSP जो आपने सुना होगा, काफ़ी टीवी डिबेट में भी आता था MSP। तो वो यही था कि वे अपने अनाज को, मतलब ये गन्ने के लिए भी दे देता है MSP जो है, गन्ने के लिए, गन्ने की फसल पे मिनिमम सपोर्ट प्राइस की इतना तो आपको खरीदना ही पड़ेगा, इसलिए दाम मजबूरी में बेचते। मंत्रालय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, जिन्होंने इसे स्टार्ट किया PM आशा। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर्स वेलफेयर। फिर आपकी आती है PMKSY यानी प्रधानमंत्री किस कृषि सिंचाई योजना, पूरा नाम प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है इसका। उद्देश्य हर खेत को पानी सुनिश्चित करना, प्लस पर ड्रॉप मोर क्रॉप, यानी जल उपयोगी दक्षता बढ़ाना। यानी पूरा जो आपका खेत होता है उसमें हर एक जगह
पानी पहुंच सके। मंत्रालय जो है वो जल शक्ति मंत्रालय और कृषि और किसान उन्नयन मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, और जो आपकी एग्रीकल्चर वगैरह, फार्मर्स वेलफेयर, और जो आपकी जल शक्ति मिनिस्ट्री, इन सब ने मिलके स्टार्ट किया था। फिर आपकी जो रोड टैप है यानी कि रिमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स, ये इसका जो उद्देश्य था वो एक्सपोर्ट्स को कर, टैक्स और लेवी लौटाना जो अन्य किसी रिमिशन स्कीम में वापस नहीं मिलते, ताकि निर्यात को बढ़ावा मिले एक्सपोर्ट को। 1 जनवरी 2021 को यह लागू हुआ था। प्रशासन, इस स्कीम को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा शुरू किया गया था। साथ साथ डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू की भी इसमें भूमिका है। अगला प्रश्न आपका फिल इन द ब्लैंक्स। पंथी डांस इज लिंक्ड टू द फॉलोअर्स ऑफ, ये गुरु घासीदास के जो अनुयायी हैं छत्तीसगढ़ में, उनसे जुड़ा हुआ है गुरु घासीदास। इसका उत्तर है गुरु घासीदास। पंथी नृत्य छत्तीसगढ़ के सतनामी समुदाय की एक परंपरा है। छत्तीसगढ़ में एक सतनाई आपकी कुछ करके कोई कम्युनिटी है, उनकी ये ट्रेडिशन है उनकी ये गुरु बाबा घासीदास की शिक्षाओं और आध्यात्मिक संदेशों से जुड़ा है। उनके कुछ स्पिरिचुअल जो मैसेजेस वगैरह हैं, उनकी एजुकेशन वगैरह उससे संबंधित है। माघ की पूर्णिमा को उनके जन्मदिवस पर जैत कंब लगाया जाता है, यानी उनके बर्थडे पे। और नर्तक डांस जो होते हैं उनके चारों ओर नृत्य करते हैं, डांस करते हैं। नर्तक सरल लेकिन प्रतीकात्मक पोशाक पहनते हैं, यानी कि जो एक आपके स्पर्म जो सिंबलाइज करती है वो श्वेत धोती, यानी आपकी व्हाइट धोती, कमरबंद, घुंघरू आदि। संगीत में पारंपरिक वाद्य यंत्र, ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट हैं, जैसे मृदंग, झांझ, इनका यूज होता है। डॉक्टर राधेश्याम बारले पंथी नृत्य के प्रमुख कलाकारों में से एक है, यानी कि जो मेन आर्टिस्ट है आपके उनमें इनका नाम आता है डॉक्टर राधेश्याम बारले का, ध्यान रखना। छत्तीसगढ़ पुरस्कार ने, इससे भी काफी प्रश्न पूछा जाता है आपका जो पंथी डांस है ना, इससे छत्तीसगढ़ सरकार ने देवदास बंजारे स्मृति पंथी नृत्य पुरस्कार की स्थापना की है। ये पुरस्कार राज्य संस्कृति विभाग, जो आपका कल्चर डिपार्टमेंट है, वो देता है। नर्तकों द्वारा कुछ विशिष्ट मुद्राएं भी की जाती है, जैसे जैत कंब एंड जय स्तंभ, धरती प्रणाम और फूल अर्पण, ऐसे कुछ। अगला प्रश्न जो था आपको वो था कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली डिस्क्राइब द, आपकी जो मिस्टी, मिस्टी है ना, यहाँ मिस्टी इनिशिएटिव लॉन्च्ड इन इंडिया। मिस्टी कार्यक्रम मैंग्रोव वन क्षेत्र को बढ़ाने और तटीय क्षेत्रों में आजीविका के अवसरों को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। मिस्टी प्रोग्राम इज डिजाइन्ड टू इंक्रीज मैंग्रोव फॉरेस्ट कवर एंड इनहेंस livelihood opportunities in coastal areas. MIST. It is project initiated under the Ministry of Rural Development. The program is financed with a mix of fundings coming from the CAMPA, Compensatory Association, Fund Management and Planning Authority, Fund and the मनरेगा। ये है ना महात्मा गांधी नेशनल रूरल, ये वो नहीं है, ये आपकी MGNREGS यानी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, वही वाली है, ये मनरेगा है फिर। तो इसमें जो आपका सही है वो 1 और 3 वाला है। मिष्टी कार्यक्रम मैंग्रोव वन क्षेत्र को बढ़ाने और तटीय क्षेत्रों में आजीविका के अवसरों को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। अब आप 2 वाला तो इसमें आप एलिमिनेट कर सकते हो यार। मैंग्रोव वन का ग्रामीण क्षेत्रों से क्या संबंध है, ये ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत शुरू की। मैंग्रोव वन तो आपको पता है तटीय क्षेत्र है, वहाँ गाँव हो ना हो इससे क्या संबंध है। तो आप तो फर्स्ट वाला एलिमिनेट कर सकते हो कि इसमें 2 आ रखा है। एक आप ये वाला भी एलिमिनेट कर सकते हो कि इसमें भी 2 आ रखा है, और आप ये वाला भी एलिमिनेट कर सकते हो क्योंकि इसमें भी 2 आ रखा है। तो 1 और 3 तो आपका करेक्ट है, तो आपका एक ही ऑप्शन बचता है। तो आपका जो सेकंड वाला है वो रॉन्ग है आपका, है ना। यानी कि ये जो मैंग्रोव वन क्षेत्र को बढ़ाने और तटीय क्षेत्र में आजीविका के अवसरों को बढ़ाने के लिए जो मछुआरे वगैरह जो भी होते हैं तटीय क्षेत्रों में, उनके लिए भी ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आपकी। अगला प्रश्न आया था आपका जो कालबेलिया, इससे भी काफ़ी प्रश्न पूछा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। कालबेलिया परफॉर्मर्स रेयरली डॉक्यूमेंट देयर आर्ट ड्यू टू इट्स ओरल नोमैडिक हेरिटेज। कालबेलिया कलाकार अपनी मौखिक खानाबदोश विरासत के कारण शायद ही कभी अपनी कला का दस्तावेजन करते हैं। वेशभूषा में नाग अनुष्ठानों के सम्मान में छिले हुए तत्वों का उपयोग नहीं किया जाता है। कॉस्ट्यूम्स अवॉइड स्टिच्ड एलिमेंट्स इन ऑनर ऑफ सरपेंट रिचुअल्स। नहीं नहीं, ये वाला आपका रॉन्ग होता है सेकंड वाला। क्यों? क्योंकि कालबेलिया जो कम्युनिटी है राजस्थान में वो सांपों से ही संबंधित है, वो सांप वगैरह पकड़ती हैं, तो वो सांपों से संबंधित है, तो आपका सेकंड वाला तो रॉन्ग होता है। तो आप इसमें सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन को तो आप एलिमिनेट कर ही सकते हो क्योंकि इसमें 2 का यूज हुआ है। समुदाय की कला को बिना किसी लिखित आवेदन प्रक्रिया के यूनेस्को ICH सूची में शामिल किया गया। द कम्युनिटीज आर्ट वॉज इंक्लूडेड इन यूनेस्को ICH लिस्ट विदाउट एनी रिटर्न एप्लीकेशन प्रोसेस। तो ये आपका रॉन्ग है क्योंकि ऐसा नहीं होता है। तो आपका फोर्थ वाला भी एंड आपका एलिमिनेट होता है, तो फर्स्ट वाला आपका इसमें बचता है कि कालबेलिया कलाकार अपनी मौखिक खानाबदोश जो होते हैं लोग, वो कौन होते हैं?
जो कभी वहाँ कभी यहाँ, मतलब जो एक जगह नहीं रहते हैं, एक जगह नहीं रहते हैं, मतलब स्थायी निवास नहीं करते ना वो, एक जगह नहीं रहते, कल यहाँ तो परसों वहाँ, वो खाना बदोश। ओरिजिन उत्पत्ति राजस्थान, इंडिया मेनली परफॉर्म्ड बाय द कालबेलिया कम्युनिटी। ये जो आपका कालबेलिया नृत्य है वो कालबेलिया कम्युनिटी परफॉर्म करती है। ए नोमैडिक ट्राइब नोन फॉर देयर स्नेक चार्मिंग ट्रेडिशन। राजस्थान में मुख्य रूप से कालबेलिया समुदाय द्वारा किया जाने वाला नृत्य, ये लोग रेंगने वाले सांपों को पकड़ने की पारंपरिक कला में माहिर होते हैं ये। मीनिंग, डांस इज इंस्पायर्ड बाय द मूवमेंट ऑफ स्नैक्स, कॉमर्स इमिटेट स्नैक लाइक मूवमेंट्स थ्रो ग्रेसफुल एंड फ्लेक्सिबल बॉडी मूवमेंट्स। ये नृत्य सांपों की चाल से प्रेरित है। कलाकार अपने शरीर की लचीली और सुडौल चालों के माध्यम से सांप जैसी हरकतें करते हैं। ये मैंने देख रखा है इनको, कालबेलियों को। ये ये आपको पता है, ये झोला लेके चलते हैं अपने पास, और ये आपके जो बड़े बड़े होते हैं ना, जो सांप वगैरह और भी जो, फिर उसको उसमें डाल देते हैं भाई, बहुत बड़े खतरनाक लोग होते हैं ये। मोदी जी बोलते हैं ना, अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके निकल पड़ेंगे। तो ये है असली फकीर आदमी, झोला लेके निकल पड़ते हैं, एक जगह नहीं रहती है। महिलाएं काले रंग की घूमने वाली घाघरा और हरी चांदी के आभूषण पहनती हैं। पुरुष पगड़ी और पारंपरिक वस्त्र पहनते हैं, यानी अटायर जो आपका। वुमेन वियर ब्लैक फ्लिंग स्कर्ट्स, घाघरा विथ हैवी सिल्वर ornaments. Men wear turbans and traditional attire. Music uses traditional instruments like pungi, dholak, khanjari to accompany the dance. The rhythms mimics the movement of snakes. पारंपरिक वाद्य यंत्र जैसे पुंगी, ढोलक, खंजरी का उपयोग किया जाता है। ताल सांपों की चाल के अनुरूप होती है, यानी जो स्नेक का मूवमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग। इसको जो रिकॉग्नाइजेशन यानी मान्यता यूनेस्को की मिली थी वो 2010 में। यूनेस्को रिकॉग्नाइज्ड कालबेलिया डांस एज एन इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी इन 2010। इसे 2010 में मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में यूनेस्को की मान्यता मिली। यह पूछा जाता है कि कालबेलिया नृत्य कब मिली, 2010 में, ध्यान रखना। सिग्निफिकेंस, महत्व, preserves the cultural identity of the कालबेलिया community and showcases राजस्थान रिच folk heritage। ये कालबेलिया समुदाय की सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित करती है और राजस्थान की प्रसिद्ध लोक संस्कृति को दर्शाता है। ध्यान रखना, कालबेलिया जो ट्राइब है आपकी राजस्थान में रहती है, और कालबेलिया जो नृत्य है वो राजस्थान से है। वो 2010 में से यूनेस्को में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिफाइंस घना वाद्य इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन ट्रेडिशनल म्यूजिक। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय पारंपरिक संगीत के संदर्भ में घन वाद्य को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है। तो ये जो है आपका ठोस गैर ट्यून योग्य वाद्य यंत्र मुख्य रूप से लोक संगीत में लय के लिए उपयोग करते हैं। सी वाला इसका करेक्ट होगा आपका। सॉलिड नॉन ट्यूनेबल इंस्ट्रूमेंट्स प्राइमरली यूज्ड फॉर रिथम्स इन फोक म्यूजिक। घन वाद्य आर percussion instruments that produce sound without the use of strings or air. They are primarily struck, shaken, or scraped to create rhythmic patterns and maintain ताल इन इंडियन म्यूजिक। घन वाद्य ऐसे ताल वाद्य हैं जिनसे ध्वनि बनाने के लिए तार या वायु का प्रयोग नहीं होता है। इन्हें मुख्यतः बजाने, हिलाने या रगड़ने से ताल और लय बन जाते हैं। ध्यान रखना, इसमें वायु का उपयोग नहीं होता है। ये ठोस वाद्य होते हैं जो धातु, लकड़ी या पत्थर से बने होते हैं। दे आर सॉलिड इंस्ट्रूमेंट्स यूजली मेड ऑफ मेटल, वुड और स्टोन। दे मेंटेन रिथम्स एंड एड टेक्सचर टू म्यूजिक। ये संगीत में लय बनाए रखते हैं और ध्वनि का प्रभाव बनाते हैं। दे आर ऑफन यूज्ड इन क्लासिकल, फोक एंड डिवोशनल म्यूजिक। इन्हें शास्त्रीय, लोक और भक्ति संगीत में प्रयोग किया जाता है प्राय ऑफन। एग्जाम्पल जो है इसके घन वाद्य के वो हैं तबला, मृदंगम, पखवाज या पखावज भी बोलते हैं जिसे, और ढोलक। हाथ से बजाने वाले दो ड्रम तबला, ए पेयर ऑफ हैंड प्लेड ड्रम्स। मृदंगम जो है आपका डबल हेडेड ड्रम यूज्ड इन कार्नेटिक म्यूजिक, कर्नाटक संगीत में प्रयोग होता है। ध्यान रखना, मृदंगम आपका। पखावज जो है वो मतलब डोल जैसी बैरल आकृति वाला ड्रम, ध्रुपद शैली में प्रयोग। बैरल शेप्ड फ्रॉम ड्रम यूज्ड इन ध्रुपद शैली, राजस्थान में भी काफ़ी प्रयोग में आता है पखावज, ध्यान रखना। ढोलक लोक और अर्थशास्त्रीय संगीत में प्रयोग होता है। फोक एंड सेमी क्लासिकल हैंड ड्रम। क्लासिफिकेशन आपका वर्गीकरण जो है वो मेम्ब्रेन ऑफ साउंड प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग मतलब मेम्ब्रेन। तबला, मृदंगम, झिल्ली वाद्य, झिल्ली के कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है। फिर आपके आते हैं आइडियोफोन्स, यानी साउंड प्रोड्यूस्ड बाय इंस्ट्रूमेंट्स ऑन बॉडी। स्टेम्स फॉर वाद्य अपने शरीर के कंपन से ध्वनि उत्पन्न करता है। घुंघरू हो गए, मंजीरा हो गए, यानी कि आप जैसी हरकतें करोगे, आप अपने शरीर के साथ जैसी आप योग करोगे वैसा ही मतलब ये भी बजेगा आपका। तैराकी से आपके काफ़ी प्रश्न देखने को मिल रहे हैं इस बार। तैराकी हो गया, जूडो हो गया, काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं यहाँ से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट स्किलिंग इन स्विमिंग इज करेक्ट।
तैराकी में स्किलिंग के बारे में देखने से कौन सा कदम सही है? तो ये जो आपका स्किलिंग में पानी के अंदर हाथों को चला के संतुलन बनाए रखता है, जो आपका डी वाला है करेक्ट होगा। स्किलिंग मेंटेन्स बैलेंस बाय मूविंग हैंड्स अंडर वाटर, ये आपका डी वाला करेक्ट है। स्किलिंग एक तैराकी तकनीक है जिसमें हाथों और अग्रबाहों की छोटी छोटी लगातार गति से शरीर को पानी में आगे बढ़ाया जाता है। स्किलिंग इज अ स्विमिंग टेक्निक यूज्ड टू प्रोपेल the body through water using small continuous movements of the hands and forearms। यानी धीरे धीरे हाथों से हम आगे बढ़ते हैं ना, पंछी बनो उड़ता फिरो वैसे। टाइप्स ऑफ स्विमिंग स्ट्रोक्स, तैराकी की शैली, फ्री स्टाइल, तो सबसे तेज और सामान्य तरीका फास्टेस्ट एंड मोस्ट कॉमन स्ट्रोक। बैक स्ट्रोक जो होता है आपका पीठ के बल तैरना, स्विमिंग ऑन बैक विद अल्टरनेटिंग आर्म मूवमेंट, हाथों का वैकल्पिक गति, यानी आपका अल्टरनेटिंग है जरूरी नहीं है। फिर आपका आता है ब्रेस्ट स्ट्रोक, ये जो आपका हाथ और पैर का सम्मिलित गति, धीमा लेकिन ऊर्जा कुशल, सिमेट्रिकल आर्म एंड लेग मूवमेंट, स्लो बट एनर्जी एफिशिएंट। फिर आपका आता है बटरफ्लाई, बोथ आर्म्स मूव टुगेदर विथ डॉल्फिन किक, दोनों हाथ एक साथ चलते हैं और डॉल्फिन किक का उपयोग होता है इसमें। अगला प्रश्न आपका 1951 में नई दिल्ली में 100 मीटर फ्री स्टाइल तैराकी स्पर्धा जीतकर भारत के पहले एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता कौन बने? Who became India's first Asian Games gold medalist by winning the 100-meter freestyle swimming event at New Delhi in 1951? तो वो है आपके सचिन नाग। आप पता है काफी सारे जो सांप होते हैं, नाग होते हैं, वो पानी में रहते हैं, तो यहाँ से आप सचिन नाग कर लीजिएगा। एंड ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया, इसके पीछे कारण है, क्योंकि एशियन गेम में इंडिया की ओर से मतलब 100 मीटर फ्री स्टाइल में आज तक जो गोल्ड मेडल जीता है वो केवल इन्होंने ही जीता, सचिन नाग, इनके बाद आज तक कोई नहीं जीत पाया है। तो इसलिए पूछा गया इसको, इस क्वेश्चन को। इन नाग का जन्म जो है वो 5 जुलाई 1920 को वाराणसी में हुआ, यानी जो आपका काशी है, कहाँ पे, यूपी में, उत्तर प्रदेश में, काशी विश्वनाथ, उसे वाराणसी भी बोलते हैं, बनारस भी बोलते हैं। उनकी मृत्यु 19 अगस्त 1997 को कोलकाता में हुई। वह फ्री स्टाइल और मेडल तैराकी में माहिर थे। 1948 के जो लंदन का ओलंपिक था, उन्होंने पुरुष की जो 100 मीटर फ्री स्टाइल थी और भारत की वाटर पोलो टीम के लिए उन्होंने खेला था, उनको रिप्रेजेंट किया। 1951 में जो फर्स्ट एशियन गेम हुआ था नई दिल्ली में, सचिन नाग ने 100 मीटर फ्री स्टाइल में स्वर्ण पदक जीता था, गोल्ड मेडल। उसी एशियन गेम में उन्होंने मतलब 4x100 मीटर फ्री स्टाइल रिले और 3x100 मीटर मेडल रिले में ब्रॉन्ज मेडल भी जीते, यानी कांस्य पदक। वे भारत के तैराकी इतिहास में अब तक के एकमात्र एशियन गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट थे, ध्यान रखना, इसीलिए इनको पूछा गया है। बचपन में उन्होंने गंगा नदी में तैराकी का अभ्यास किया और कम उम्र में ही प्रतियोगिताओं में भाग लिया। चिन्नार, वेयर वॉज द 11th एडिशन ऑफ द इंडिया बांग्लादेश जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज संप्रीति 11 कंडक्टेड इन 2023? भारत बांग्लादेश संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रीति आपका जो 11 का 11वां संस्करण 2023 में कहाँ आयोजित हो गया? आपका उमरोई मेघालय में हुआ था। अगला प्रश्न आपका, विच हिस्टोरिकल फिगर इज द संतोष ट्रॉफी लॉन्च्ड इन 1941 नेम्ड आफ्टर? 1941 में शुरू की गई संतोष ट्रॉफी का नाम किस ऐतिहासिक व्यक्ति के नाम पे रखा गया? तो वो आपके सर मनमथ नाथ राय चौधरी थे। आपको बताइए ये तो बंगाल बंगाल के आप। संतोष ट्रॉफी भारत में राष्ट्रीय स्तर का फुटबॉल टूर्नामेंट है जिसमें राज्य और सरकारी संस्थान भाग लेते हैं। संतोष ट्रॉफी इज अ नेशनल लेवल फुटबॉल टूर्नामेंट इन इंडिया कॉन्टेस्टेड बाय स्टेट्स एंड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। की स्थापना जो है वो 1941 में हुई थी। इसका जो ऑर्गेनाइजर होते हैं वो अखिल भारतीय फुटबॉल संघ यानी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन करता है इसका आयोजन। पर्पज जो है वो टू प्रमोट फुटबॉल एट द स्टेट लेवल एंड प्रोवाइड ए प्लेटफॉर्म फॉर यंग टैलेंट। प्रारूप जो है वो विभिन्न राज्यों और सरकारी संस्थानों की टीम पहले ग्रुप स्टेज में और फिर नॉकआउट राउंड में मुकाबला करती है। अगला प्रश्न आपका है, रीड द बिलो स्टेटमेंट्स मार्क्ड एज अजर्सन एंड रीजन मार्क द करेक्ट ऑप्शन। द मूस लास्ट साई अपनी जटिल कथा के लिए प्रशंसित है जो ऐतिहासिक घटनाओं को जादुई यथार्थवाद साथ मिलकर भारतीय पहचान और राजनीति का अन्वेषण करती है। इस उपन्यास ने अपनी नवीन कथा कथन और गहर सांस्कृतिक अंतर्दृष्टि के लिए बुकर पुरस्कार जीता। तो ये गलत है आपका, इसका आपका असत्य है लेकिन अर्थ सत्य है, ये आपका करेक्ट होगा इसका। द नॉवल वॉन द बुकर प्राइज फॉर इट्स इनोवेटिव स्टोरी टेलिंग एंड प्रोफाउंड कल्चरल इंसाइट्स। तो ये आपका रॉन्ग है, फर्स्ट वाला आपका इसका सही होगा। It narrates the life of Aurangzeb Moor, the last scion of a family of spice traders in Cochin. He grows up witnessing family conflicts and social transformations and political turbulence. Moor's life influenced love, material, art, and power struggles, reflecting both personal and historical dimensions. यह उपन्यास औरंगजेब मूर के जीवन की कहानी कहता है जो कोचीन के
मसाला व्यापारी का आखिरी उत्तराधिकारी है। वे पारिवारिक विवादों, सामाजिक परिवर्तन और राजनीतिक उथल पुथल के बीच बड़ा होता है। मूर का जीवन प्रेम, धोखे, कला और संघर्ष से जुड़ा हुआ है। ये जो आपकी पुस्तक है, ये किसने लिखी है? ये आपकी लिखी है सलमान रुश्दी ने। सलमान रुश्दी। इनकी एक फेमस बुक का नाम बताओ मेरे को, जो काफ़ी कंट्रोवर्शियल भी रही थी, इस्लाम के बारे में थी वो। उसका नाम था सैटानिक वर्सेस, सैटानिक वर्सेस बाय सलमान रुश्दी। ये इस्लाम के बारे में थी, काफ़ी कंट्रोवर्शियल थी, और शायद अयतुल्ला खमानी ने तो इनके लिए डेथ सेंटेंस भी, मतलब फतवा जारी करते हैं, वो भी किया था शायद एक बार मेरे हिसाब से। इतना मेरे को पता नहीं है, लेकिन हाँ, काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी इसमें। हु लॉन्च्ड द भारत पोल पोर्टल? तो अमित शाह जो गृह मंत्री हैं, उन्होंने ये लॉन्च किया भारत पोल पोर्टल को, ये इंटरपोल के साथ मिलकर काम करने के लिए। ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए बनाया गया है, ताकि वे इंटरपोल के साथ रियल टाइम इंटरफेस के जरिए जुड़ सकें। पहले राज्य और केंद्र की पुलिस एजेंसियां इंटरपोल के साथ केवल अब कागजी माध्यमों से कम्युनिकेट करती थी। अब इस पोर्टल के जरिए इंटरपोल से सहायता अनुरोध जैसे रेड नोटिस तेजी और संगठित तरीके से किए जा सकते हैं। इस पोर्टल का औपचारिक शुभारंभ यानी स्टार्टिंग, इसकी जो ऑफिशियल स्टार्टिंग है वो आपकी 7 जनवरी 2025 को हुई। लॉन्च केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया। अमित शाह का ओ सफ़ेद कपड़ा, क्या इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? तो उन्होंने किया, इसे सीबीआई द्वारा विकसित किया गया था, यानी सीबीआई ने इसे डेवलप किया। अगला प्रश्न है आपका कि विच ऑफ द स्कीम्स इज इम्प्लीमेंटेड टू प्रमोट ऑर्गेनिक फार्मिंग फार्मिंग इनमें से कौन सी योजना जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए कार्यान्वित की गई है? तो वो है आपकी PKVI यानी परंपरागत कृषि विकास योजना, PKVY, ये वाली ट्रेडिशनल रूप से। तो आपका ऑप्शन भी इसका एकदम करेक्ट होगा। इसके बारे में कुछ देख लेते हैं। लॉन्च इन 2015 में से लॉन्च किया गया। इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रमोट ऑर्गेनिक फार्मिंग। 2015 में भारत सरकार द्वारा जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था, यानी मिलावट ना हो, जैविक खेती हो। प्रमोट ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड रिड्यूस केमिकल फर्टिलाइजर यूजेज, इंक्रीज soil fertility and farmers income, encourage सस्टेनेबल एंड इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर। रासायनिक उर्वरकों का उपयोग कम करना, यानी जो DAP यूरिया वगैरह होते हैं। मिट्टी की उर्वरता बढ़ाना, यानी कि जो मिट्टी की उर्वरता क्या होती है, जो फसल पैदा करने की क्षमता होती है कि ये कितनी फर्टाइल है, मतलब वो। और किसान की आय बढ़ाना, इनकम ऑफ जो आपके ये फार्मर है वो इंक्रीज करने के लिए। सतत और पर्यावरण के अनुकूल कृषि पद्धतियों को बढ़ाना, यानी जिससे पर्यावरण को नुकसान ना हो, यानी जो इको फ्रेंडली हो। किसानों को 20 से 50 हेक्टेयर के क्लस्टर के रूप में बांटा जाता है इस योजना के तहत। इसका जो टारगेट है वो 2 लाख हेक्टेयर अंडर ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये इसका लक्ष्य है। 2 लाख हेक्टेयर अंडर ऑर्गेनिक फार्मिंग। सर्टिफिकेशन फॉर ऑर्गेनिक प्रोड्यूस डन थ्रू रिकॉग्नाइज्ड एजेंसीज, पार्ट ऑफ नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर फ्रेमवर्क, ये इसका पार्ट है। फार्मर्स रिसीव ट्रेनिंग, एक्सपोजर विजिट्स एंड मार्केट लिंकेज, ये कुछ फार्मर्स को ट्रेनिंग वगैरह भी देते हैं। अगला प्रश्न जो है आपका, रीड द बिलो स्टेटमेंट्स मार्क्ड एज अजर्सन एंड रीजन, मार्क द करेक्ट ऑप्शंस। द नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम सपोर्ट इन्वेस्टर्स क्लियरेंसेज, इट वर्क्स एज ए सेपरेट मिनिस्ट्री। राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली जो है वो निवेशक मंजूरियों का समर्थन करती है, ये एक अलग मंत्रालय के रूप में कार्य करता है। तो ए सत्य है लेकिन आर असत्य है, ए इज ट्रू बट और इज फॉल्स, तो ये आपका रॉन्ग होता है। इसके बारे में कुछ देख लेते हैं। जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि एकल खिड़की, यानी एक ही जगह सब कुछ काम हो जाए, तो यही है कि ए यूनिफाइड डिजिटल प्लेटफॉर्म डिजाइन टू फैसिलिटेट इन्वेस्टर्स एंड बिजनेसेस बाय प्रोवाइडिंग एंड टू एंड सर्विसेज फॉर अप्रूवल्स, क्लियरेंसेज, रजिस्ट्रेशंस एंड परमिशंस थ्रू ए सिंगल इंटरफेस। एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो निवेशकों और व्यवसायों को अनुमति, पंजीकरण और अनुमोदनों के लिए सभी सेवाओं को एक ही इंटरफेस से प्रदान करता है, यानी जगह जगह भटकने की जरूरत नहीं है, आपको यही एक जगह से सब कुछ मिलेगा, एक ही छत के नीचे। भारत में व्यवसाय करने की प्रक्रिया को सरल और तेज बनाना इसका उद्देश्य है। टू सिंप्लीफाई एंड एक्सलरेट द प्रोसेस ऑफ डूइंग बिजनेस इन इंडिया, विभिन्न सरकारी विभागों के चक्कर को कम करना। टू रिड्यूस मल्टीपल विजिट्स टू डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, आपको पता है कि इंडिया में सरकारी काम दफ्तरों के तो पता है क्या हालत ख़राब है, खस्ता हालत है। मैं भी जब कोई डॉक्यूमेंट बनाना होता है तो मेरे को सबसे बुरा काम ये लगता है, सरकारी दफ्तरों का। पता नहीं कितने दिन लेते हैं यार ये। टू प्रोवाइड ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड एज ऑफ कंप्लेंट्स, आपने पता है, आपने वो पढ़ा होगा एक पाठ, बोलाराम का जीव। अगर आपने पढ़ा है तो उसमें वही बताता है कि उसकी उम्र निकल जाती है पर उसको पेंशन नहीं मिलती, उसकी पेंशन स्टार्ट नहीं होती है।
पढ़ना कभी आपको अगर टाइम मिले तो। मतलब इंडिया के जो दफ्तर की जो रियलिटी है वो उसका एक आलोचनात्मक व्यंग है वो एक तरीके से। टू प्रोवाइड ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड ईज ऑफ कंप्लेंस। मतलब उसमें होता ही है कि जो बलराम का जीव है उसमें यमराज भेजते चित्रगुप्त को कि एक बलराम जो है वो मर गया है लेकिन अभी तक यहाँ आया क्यों नहीं है ऊपर। तो वो जाके बोलते हैं कि बलराम का जो जीव है यानी जो स्पिरिट है आत्मा वगैरह, वो उसकी जो पेंशन की जो फाइल है उसमें छिप गई है वो। फिर ऐसे कुछ कहानी होती है, फिर वो दफ्तर में जाते हुए पता लगता है कि वो आज तक पास ही नहीं हुई है। पारदर्शिता, जवाबदेही और नियमों के पालन में आसानी सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य है। अनुमोदन, पंजीकरण और परमिट के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म, सिंगल डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर अप्रूवल्स, रजिस्ट्रेशन एंड परमिट्स। केंद्र और राज्य सरकार की प्रणालियों के साथ एकीकरण। आवेदन अनुमोदनों की रियल टाइम ट्रैकिंग, शिकायत निवारण के लिए विशेष तंत्र। तो ये कुछ इसका उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, द अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट लॉन्च्ड इन 2023 एम्स टू अचीव विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये अरावली ग्रीन वॉल परियोजना का लक्ष्य क्या है? तो अरावली पर्वतमाला में क्षीण वन क्षेत्रों का पुनरुद्धार, रिस्टोरेशन ऑफ डिगार्डेड फॉरेस्ट पैसेज इन अरावली रेंज। अरावली आपकी एक पर्वतमाला है जो इसका काफ़ी हिस्सा राजस्थान, गुजरात, दिल्ली में है। इसका जो सबसे ऊंचा शिखर है एंड जो इसकी हाईएस्ट पीक है वो आपकी गुरु शिखर है, अरावली की गुरु शिखर, जो राजस्थान में है माउंट आबू के पास में। इसकी जो ऊंचाई है वो 1722 मीटर है। ये अरावली की हाईएस्ट पीक है। और अरावली जो है वो इंडिया की जो ओल्डेस्ट आपकी जो माउंटेन रेंज है उनमें है, इसे काउंट किया जाता है। अगला प्रश्न है, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ डेकोरेटिव बेल्स आर फाउंड ऑन द कोणार्क सन टेम्पल। तो ये जो है आपका उड़ीसा में है, आपका कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है इसमें 12 जोड़े हैं। तो आपको पता है कि जोड़े में तो 2 होते हैं। तो टोटल कितने हैं? 24 पहिए हैं। 24 पहिए हैं टोटल, क्योंकि 12 × 2 कर लो आप। तो इसके बारे में आगे कुछ डिटेल में देखते हैं। लोकेशन जो है वो कोणार्क, उड़ीसा, इंडिया में, भारत में। 13वीं शताब्दी में लगभग 1250 ईस्वी में ईस्टर्न गंग राजवंश के राजा नरसिंह देव ने इसे बिल्ड किया था। मतलब निर्माण करवाया था, बिल्ड तो क्या ही किया था। समर्पित, सूर्य देवता को समर्पित है ये, सन को, गॉड सन। आर्किटेक्ट आर्किटेक्चर जो है वो कलिंग वास्तुकला शैली है इसकी। एंड इसकी जो संरचना है, टेम्पल डिजाइंड इन द शेप ऑफ ए किनेटिक चैरियट, 24 elaborately carved wheels pulled by 7 horses, each wheels act as a इंडियन। मंदिर जो एक विशाल रथ के आकार में बनाया गया है, 24 जटिल नक्काशी वाले पहिए हैं जिन्हें 7 घोड़े खींचते हैं। आपको पता है जो प्राचीन आपने अगर कोई सीरियल देखा है तो उसमें वो आता है ना, सूर्य भगवान 7 घोड़ों पे। तो आपको पता है 12 जोड़े हैं और उसमें एक जोड़े में 2 होते हैं, तो 24 पहिए हैं। हर पहिया एक सौर घड़ी की तरह काम करता है। मैं ये आपका मुख्य रूप से खोंडालाइट और लेटराइट पत्थरों से बना ये आपका जो मंदिर है, यूनेस्को की इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट 1984 में डिक्लेयर किया गया था। और इसकी जो मूर्तिकला है, मंदिर अपने कामुक मूर्तियों और जटिल नक्काशियों के लिए प्रसिद्ध है। फेमस फॉर प्रोटिक स्culptures एंड इंट्रिकेट कार्विंग्स। जीवन, पौराणिक कथाओं और दैनिक गतिविधियों यानी जो आपकी डेली एक्टिविटीज होती हैं उनकी जो विभिन्न पहलू और माइथोलॉजी वगैरह उनको दिखाता है ये। तो यहाँ पे आपका स्टैटिक जीके का एक काफ़ी सारा पोर्शन आपका होता है समाप्त। लेकिन अभी ये एंड नहीं हुआ, अभी इसमें और भी काफ़ी कुछ पड़ा है। अगर आपका अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, अगर आप कमेंट वगैरह करोगे, आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा, आप कहोगे कि हाँ हमें और पार्ट चाहिए, इसका अगला पार्ट चाहिए, तो मैं तो बना दूंगा। देखो आपकी डिमांड पे है कि आपकी कितनी डिमांड रहती है, आपका सपोर्ट कैसा रहता है। अगर आपको अच्छा लगा हो और आप सोच रहे हो कि बिल्कुल आपको चाहिए पार्ट 2, तो कमेंट करना एंड बताना आपको क्लास कैसी लगी। सब्सक्राइब कर देना एंड लाइक कर देना, कमेंट तो कर ही देना। अगर आप न्यू हो तो, अगर आपने टेलीग्राम पे SSCR ज्वाइन नहीं किया तो वीडियो के नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से ज्वाइन कर लो। और वहाँ से अगर आपको ना मिले तो आप, जैसे मिल जाएगा आपको, लेकिन आप टेलीग्राम पे SSCR अगर सर्च करोगे SSCR तो वहाँ भी आपको मिल जाएगा। एंड राम सर आपको पता है भी इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ करवा रहे हैं, तो वहाँ भी देख लेना। काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट प्ले लिस्ट है, उनको भी चेकआउट कर लेना एक बार। और बस इतना ही कहूँगा कि आप यहाँ तक अगर आपने देखा है तो आप एक सीरियस स्टूडेंट हो और आपको बिल्कुल सक्सेसफुल होंगे आप, आपकी लाइफ में आपको बिल्कुल सक्सेस मिलेगी, यही मेरी कामना है। और आपने यहाँ तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट कर देना। तब तक खुश रहो, मस्त रहो।